हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको या तो किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें, बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना एक योगदान दे सकें, एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग अपनी क्लास 12 की हिस्ट्री की जो थीम नंबर 9 है, जिसका नाम है किंग्स एंड द क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट, इसके जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़कर ख़त्म किया था। हमने देखा था कि मुगल कोर्ट किस तरीके से कंडक्ट किया जाता था, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे, क्या उसका रेलेवेंस हुआ करता था, बादशाह अपना कोर्ट कैसे चलाता था और पूरा अंपायर अपना कैसे मैनेज करता था। इन सारी बातों को हम लोगों ने देखा था। अब ये जो सारा नॉलेज हमने इस चैप्टर में गेन किया है, इस नॉलेज का इस्तेमाल किस तरीके से हमको क्वेश्चंस वगैरह के आंसर्स लिखने के लिए करना है, किस तरीके के सवाल इस चैप्टर से बन सकते हैं और उनमें फिर आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो हमारा एक्वायर्ड नॉलेज है उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो भी हमको समझ में आएगा। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले बस एक बात और आप लोगों को बतानी है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने अपने सैम्पल पेपर, अपने जो ये सारी किताबें हैं, सैम्पल पेपर सॉल्यूशन हो गए और बाकी जो भी आपकी स्टैंडर्ड जो बुकलेट्स वगैरह हैं, जिसकी मदद से आप लोग अपने एग्जामिनेशन की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें, अच्छे से अच्छी आपको एज मिल सके, ये बुक्स वगैरह लॉन्च कर दी हैं। ये फिलहाल अभी क्लास 10th की जो है सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर्स हो गए या इस तरीके की दूसरी किताबें वगैरह जो हैं लॉन्च की गई हैं। आपकी क्लास 12th के लिए भी ये बहुत जल्दी आने वाला है और उसके बाद फिर हर एक क्लास जो है उसके हर एक सब्जेक्ट वगैरह की इस तरीके की जो है बुक्स वगैरह आने वाली हैं। तो इनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं और आप अगर आपके सब्जेक्ट का जैसे भी क्लास 12th की किताबें बहुत जल्दी आने वाली हैं तो उसके लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ टच में रहें और बहुत जल्दी आपको क्लास 12th की भी जो है इस तरीके से बुक्स वगैरह, सैम्पल पेपर्स वगैरह की किताबें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सो चलें आप शुरू करते हैं। क्वेश्चंस शुरू करने के पहले आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग आंसर राइटिंग वगैरह अपनी शुरू कर देंगे। देखिए, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी आंसर राइटिंग के रिस्पेक्ट में अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपना जो भी आंसर वगैरह हमको लिखना है, इस आंसर को लिखने में हमको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। हम जहाँ तक हो सके हेडिंग्स वगैरह बनाएंगे या फिर हेडिंग्स वगैरह बनाकर हेडिंग्स वगैरह के साथ में अपनी आंसर राइटिंग करेंगे। हेडिंग्स के साथ में हम लोग अपना आंसर जहाँ तक हो सकेगा पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करेंगे, अनलेस अदरवाइज कि अगर आपको कोई शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला है, अगर आपको ऐसे लिखने के लिए बोला है या फिर एक पैराग्राफ लिखने के लिए स्पेसिफिकली बोला है तब एक अलग बात है, मगर जहां तक हो सकेगा हेडिंग्स के साथ में और पॉइंट्स वगैरह में हम अपनी बातचीत को करेंगे और इसमें भी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह होंगे उनको हम हाईलाइट करते चलेंगे। उन सारे फैक्ट्स वगैरह की हाईलाइटिंग हम करते चलेंगे जिनके बारे में हम चाहते हैं कि हमारा एग्जामिनर उनके ऊपर नजर डाले ही डाले, वो उसको पढ़े ही पढ़े, उसके उन सारे पॉइंट्स वगैरह को हमने हाईलाइट करना ही करना है। तो इस तरीके से जो भी हमारी आंसर राइटिंग होने वाली है उसमें हमने हेडिंग्स और पॉइंट्स में अपने सवालों का जवाब देना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने हाईलाइट करना है जहां तक हो सके, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जहां तक हो सके हमको पैराग्राफ्स में लिखने से बचना है। हमको पैराग्राफ में राइटिंग नहीं करनी है जहां तक हो सके। आप कहीं पे बोल दिया कि शॉर्ट नोट लिखो और उस पर फिर आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना पड़े, वो एक अलग बात है। या फिर अगर आपको कहीं पर ऐसे लिखना है और उसमें पैराग्राफ राइटिंग आपने करनी है तो वो एक अलग बात है, मगर अगर जहां तक हो सके पैराग्राफ में लिखना अवॉइड करें। अब ये क्यों करना है, इसकी एक वजह है। देखिए, होता गया है कि एग्जामिनर को एक क्वेश्चन पेपर है, अब उस एक क्वेश्चन पेपर को लाखों लोगों ने लिखा होता है। अब एग्जामिनर एक जो आपका बैठता है आपकी कॉपी चेक करने के लिए, जनरली वो मूड बनाकर आता है कि दिन की 100 कॉपी या 500 कॉपी वो चेक कर जाएगा, क्योंकि एक कॉपी चेक करने के लिए उसको पैसे मिलते हैं। तो वो अपना ऑब्जेक्टिव बनाकर आता है कि अगर एक कॉपी चेक करने का 10 रुपया मिल रहा है तो कम से कम 100 कॉपी चेक कर जाऊंगा, कम से कम 1000 रुपये कमाऊंगा, या फिर 1000 कॉपी चेक कर जाऊंगा, 10,000 रुपये कमाऊंगा। जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स हैं वो लेकर आता है।
अब सामने वाला कोशिश में है कि जल्दी जल्दी कॉपी चेक करता जाऊं, जितना हो सके उतना पैसा वगैरह कमाऊं। और यहाँ पर अगर अपन अब अगर उसको अपनी कॉपी मुश्किल बना देंगे उसको पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं फिर अपना नुकसान होगा। और अपनी कॉपी मुश्किल कैसे बन जाएगी? अगर हमने अपने सारे जवाब पैराग्राफ में लिखे हैं तो उसके चलते हमारी कॉपी चेक करना मुश्किल हो जाएगा। वो इस तरीके से मुश्किल हो जाएगा कि देखिए, पैराग्राफ में जो भी बात लिखी होती है उसका पूरा कंटेक्स्ट समझने के लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है। पूरा पैराग्राफ आपको पहले से लेकर आखिरी अक्षर तक, पहली से लेकर आखिरी लाइन तक पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि उस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। जनरली सामने वाला एक अलग तरीके की जो है जल्दी में, तो वो अब पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा नहीं, एक सरसरी निगाह मारेगा। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो भी एग्जामिनर आता है वो बड़ा एक्सपीरियंस टीचर होता है। अब उसको देखकर समझ में आ जाता है कि भाई जो सवाल का जवाब है वो क्या लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया। तो एक सरसरी निगाह मार के पैराग्राफ में अगर उसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा गए, तो वो लेट से 5 नंबर का सवाल है, आपने इतना अच्छा जवाब लिखा था पैराग्राफ में कि आपको 4 साढ़े 4 नंबर देने चाहिए, तो उसको 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख भी गए, तो वो हो सकता है 3 साढ़े 3 नंबर धर दे आपको। अगर उसको ऐसा लगा कि इसमें यार उतनी अच्छी बात नहीं है, वो 2-2.5 नंबर हो सकता है 5 में से आपको धर दे, मगर जो आपके मार्क्स मिलने चाहिए आपको 4 साढ़े 4 मार्क्स, शायद उतने मार्क्स नहीं देगा। क्योंकि तो कहीं ना कहीं पैराग्राफ, क्योंकि उसने पूरा पैराग्राफ पढ़ा नहीं है, पूरा कंटेक्स्ट समझा नहीं, उसे क्वालिटी उतने अच्छे से समझ में आएगी नहीं, तो कहीं ना कहीं पैराग्राफ राइटिंग जो है वो नुकसानदायक हो जाती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। अब इसी का उल्टा अगर उस चीज़ को हम हेडिंग पॉइंट्स और हाईलाइट्स के साथ में लिखेंगे, तो वो चाहे हमारे पूरे पॉइंट्स पढ़े ना पढ़े, उसकी नज़र हेडिंग्स पर जाएगी। साथ ही साथ अगर हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हाईलाइट किया होगा तो उन हाईलाइटेड फैक्ट्स की तरफ उसकी नज़र जाएगी। इससे होगा ये कि उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी, वही उसका एक्सपीरियंस है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि सामने वाले को अच्छे से आता है, इसने बढ़िया तरह से प्रैक्टिस करी है और कहीं ना कहीं उसने अच्छे से जो है अपना आंसर वगैरह लिखकर तैयार किया है। तो इसके चलते वो आपको फिर अच्छे मार्क्स वगैरह देगा। फिर 5 में से 4.5 मिलने चाहिए तो 4.75 ही धरेगा, 4.5 से फिर कम नहीं रखेगा। 4 मार्क्स तो कम से कम देगा ही देगा, या 4.25 तो देगा ही देगा। तो पैराग्राफ में जहाँ हमारे अच्छे सवाल पर भी हमको हो सकता है, संभावना है कि सामने वाला अगर उसको बहुत अच्छे से नहीं देख रहा है तो हमारे शायद मार्क्स कट जाएँ, उसका उल्टा यहाँ पर यह हो रहा है कि हमें अच्छे मार्क्स मिल जा रहे हैं, हमारा जो जवाब लिखा गया है उसके जितने डिजर्विंग मार्क्स हैं वो मिल जा रहे हैं, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आंसर राइटिंग करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है। और ये सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पर लागू नहीं होता, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बात आपको बता रहा हूँ। जितने भी इस तरीके के वीडियोज़ हैं उसमें मैं हाईलाइट कर इस बात को बार बार इसीलिए आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, इसीलिए कहता हूँ, क्योंकि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट जो है वो बहुत सकारात्मक तरीके से देखने के लिए मिलेगा। चलें, अब हम लोग जो है अपने क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। पहला जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर में वो है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोडक्शन इन द मुगल कोर्ट। अब इसमें हमको मुगल कोर्ट में या मुगल दरबार में या फिर मुगल अंपायर में जिस तरीके से मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाई जाती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है, पांडुलिपियाँ, जिस तरीके से पांडुलिपियाँ मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाई जाती थी उसकी प्रोसेस डिस्क्राइब करनी है। सवाल का थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझा देता हूँ। मुगलों के टाइम पीरियड में प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं करता था, जैसे आज की तारीख में प्रिंटिंग प्रेस होता है और आपने खटाखट किताबें प्रिंट करके उनको आपने बाजार में उतार दिया और बेचना शुरू कर दिया। ये वाली कहानी नहीं थी। उस ज़माने में अगर आपके पास में किताब है और आप चाहते हो कि इस किताब की कॉपी बनाई जाए, तो उसका फिर तरीका यही होता था कि उस किताब को पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक फिर से जो है दोबारा आपको लिखना पड़ेगा। उसमें जो भी तस्वीरें वगैरह बनी हुई हैं वो फिर से बनाना पड़ेंगी। उसमें जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं वो फिर से आपको रिक्रिएट करना पड़ेंगी मैनुअली, हाथ से। उसकी जितनी कॉपीज़ बनाना है उतनी बार आपको उस किताब को बैठकर लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आपके पास में एक किताब है और उस किताब को फिर आप बेसिकली लिटरली कॉपी कर रहे हो पूरा फिर से रिप्रोड्यूस करने के लिए, इस तरीके से जब प्रोडक्शन किया जाता था किताबों का, तो इसको मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोडक्शन बोला जाता था या फिर प्रोसेस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोडक्शन बोला जाता था। अब हमसे यही पूछा गया है कि मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोडक्शन जो मुगल कोर्ट में होता था उसकी क्या प्रोसेस थी, आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो। तो इसका जवाब हम लोग इस तरह से देंगे कि भाई जो मैन्यूस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन होता था, जो पांडुलिपियां बनाई जाती थी मुगलों के दरबार में, मुगल कोर्ट में या मुगल ऑफिस में, जो या मुगल अंपायर में जिस तरीके से आपका मैन्यूस्क्रिप्ट बनाई जाती थी, उसकी प्रोसेस कुछ इस तरीके से। लिखना शुरू करिए कि सबसे पहले तो पेपर मेकर जो हुआ करता था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी कि वो मैन्यूस्क्रिप्ट में जो आपका पेपर इस्तेमाल होने वाला है उसके फोलियोज बनाकर तैयार करे। वो जो कागज इस्तेमाल होगा वो भी हाथ से बनेगा, वो मशीन से तो बनता नहीं था, तो कूट के आपका कागज तैयार किया जाता था। तो जो फोलियोज होते थे उस कागज के, उनको तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पेपर मेकर की हुआ करती थी। वो कागज बनाकर तैयार करता था और उस कागज के ऊपर फिर जो है मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखा जाता था, पहली चीज।
दूसरा आपका स्किल राइटर होता था, जिसको कई बार हम लोग स्क्राइब्स या कैलीग्राफर भी कहते थे। ये लोग जो है पूरा का पूरा आपका जो टेक्स्ट है उसको कॉपी किया करते थे। जनरली इनकी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी हुआ करती थी, ये साफ सुथरा लिखते थे, खूबसूरत लिखते थे, आकर्षक लिखते थे, या फिर इस तरीके से लिखते थे कि इनसे किताबें लिखवाई जा सकती थी। तो इसलिए जो है आपके स्क्राइब्स हो गए या फिर आपके जो कैलीग्राफर्स हो गए, इनकी जिम्मेदारी ये हुआ करती थी कि आपका ये जो है किताबें वगैरह कॉपी करेंगे। तीसरे होते थे आपके गिल्डर्स वगैरह, ये आपके पेजेस वगैरह को इल्यूमिनेट करवाया करते थे, पेजेस में थोड़ा चमक लगाया करते थे ताकि वो आकर्षक लगे पढ़ने में। उसके बाद आपके उस अगर किताब में कहीं पे कुछ तस्वीरें वगैरह हैं तो तस्वीरें आपका छोटी छोटी तस्वीरें होंगी। अगर किताब में आपने कोई तस्वीर बनाई है, इसका मतलब वो जो भी ऑब्जेक्ट है जनरली उससे तो छोटी, उसके साइज से तो छोटी ही होगी, जनरली एक्सेप्शंस होते हैं, मगर जो भी उस जो साइज है उससे छोटी होगी। तो ये इस तरीके की जो आपकी तस्वीरें होती हैं ये कहलाती है मिनिएचर पेंटिंग्स, या फिर ये आपकी मिनिएचर पेंटिंग्स वगैरह कहलाती हैं। जैसे अब कोई बादशाह की तस्वीर है तो बादशाह का साइज तो कुछ और है, 5, 5.5, 6 फीट 7 फीट का आदमी है। अब उसकी एक तस्वीर आप पेपर के ऊपर बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो भी शेप साइज या फिर एक्चुअल डायमेंशन है उससे छोटी फोटोग्राफ बना रहे हो। तो इस तरीके की जो पेंटिंग्स हुआ करती थी इनको मिनिएचर पेंटिंग्स बोला करते थे। आप अगर कहीं पे कोई सीन वगैरह है किताब में, कहीं किसी की पेंटिंग है, कहीं किसी इंसान को अगर आपको दिखाना है तो उसकी पेंटिंग्स वगैरह भी बनाई जाती थी। अब जितनी पेंटिंग्स हैं वो सबकी सब फिर से पेंट होंगी, और जितने आपको कॉपी बनाना है उतनी बार उन पेंटिंग्स को पेंट करना पड़ेगा। तो मिनिएचर पेंटर्स वगैरह जो थे, अब टेक्स्ट में अगर कहीं पे कोई पेंटिंग्स वगैरह हैं, कोई सीन अगर इलस्ट्रेट करना है तो उनको पेंट किया करते थे। और लास्ट में जब ये सारा काम हो जाता था तो ये सारा जो पन्ने हैं, ये जो पेंटिंग्स हैं, इनको सीक्वेंस में जमा कर, जो पैटर्न है उसमें जमा कर बुक बाइंडर को दिया जाता था। और उसके बाद में बुक बाइंडर जो है आपके पूरे के पूरे पेपर के फोलियोज को इकट्ठा कर किताब को ओरिजिनल शेप देता था, उसके आगे पीछे जिल्द लगाता था, उसको बाइंड करता था, और इस तरीके से आपकी किताब जो है बनकर तैयार हो जाती थी। तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हुआ करता था अगर आप मुगल कोर्ट में किताबों की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। तो इस तरीके से अपने सवाल का जवाब बन गया। ये अपन ने हेडिंग्स एंड पॉइंट्स के साथ में जवाब दिया है। इसमें हाईलाइट क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें पेपर मेकर का नाम आपने हाईलाइट करना है, फोलियो का नाम आप जो है आपने हाईलाइट करना है, स्किल राइटर, स्क्राइब्स और कैलीग्राफर इसको आपने हाईलाइट करना है, गिल्डर्स का नाम हाईलाइट करना है, मिनिएचर पेंटर का नाम हाईलाइट करना है, बुक बाइंडर का नाम आपने हाईलाइट करना है। और इस तरीके से इतने इतने नाम अगर आप हाईलाइट कर देते हैं, वो अब एग्जामिनर आपका जवाब पढ़े ना पढ़े, मगर इन फैक्ट इन जो आपके जो टर्म्स वगैरह हैं इस पर अगर उसका ध्यान जाएगा वो समझ जाएगा कि सामने वाले को नॉलेज है, इसके पास में अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, और वो आपको अच्छे मार्क्स वगैरह जो है यहाँ से अलॉट करेगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट वेज वुड द डेली रूटीन एंड स्पेशल फेस्टिविटीज एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट हैव कन्वेड अ सेंस ऑफ पावर ऑफ द एम्परर। अब अपने को यह बताना है कि क्या तरीकों की मदद से अगर आप एम्परर का डेली रूटीन देखते हैं, या फिर अगर एम्परर के कोर्ट में जो आपके त्योहार वगैरहों पर स्पेशल फेस्टिविटीज वगैरह आयोजित की जाती थी, अगर उनको देखते हैं तो इन सबको देखकर आपको कैसे पता चलता है कि एम्परर की पावर क्या थी, या फिर ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं रोज का, अगर रोज का आपका डेली का जो कोर्ट लगाया जा रहा है, बादशाह की जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, या बादशाह अपने त्योहारों पर जिस तरीके से अपना जो भी सारा काम वगैरह करवा रहा है, इन सारी चीजों को देखकर आखिर अपने को कैसे पता चलता है उसकी पावर का सेंस जो है वो किस तरह से इन सारी एक्टिविटीज में कन्वे हो रहा है, हमको बेसिकली ये बताना है। तो जवाब हम लोग इसका ऐसे देंगे कि जो एम्परर है उसके सबसे पहले हम लोग डेली रूटीन की बात करेंगे। तो पहले अपन लोग चाहें तो यहां पर एक हेडिंग बना सकते हैं कि भाई डेली रूटीन ऑफ एम्परर, इस तरीके से आप एक हेडिंग बना सकते हैं, डेली रूटीन ऑफ एम्परर। इस तरीके से आपने एक हेडिंग बना दी। अब इसमें फिर जो है आप अपने सवाल का जवाब लिखना शुरू कर सकते हैं। डेली रूटीन ऑफ एम्परर में आप लिख सकते हैं सबसे पहले कि एम्परर जो है अपना जो भी रिलीजियस अपनी पर्सनल ड्यूटीज वगैरह है, सुबह की जो भी आपने प्रार्थना वगैरह करनी है, कराकर सबसे पहले आपका झरोखा दर्शन के लिए अपनी बालकनी में खड़ा होता था आके, और नीचे से जो कुछ लोग आपके खड़े हुए हैं प्रजा में, वो बादशाह का जो है दर्शन वगैरह किया करते थे, बादशाह को प्रणाम वगैरह करते थे, सारी चीजें हैं। तो सबसे पहला काम सुबह उठने के बाद में एम्परर अपना नित्य कर्मों से फ्री होने के बाद में अपना जो भी पर्सनल प्रेयर्स वगैरह करनी है कराकर सबसे पहले वो बालकनी में आके खड़ा होता था झरोखा दर्शन के लिए। झरोखा दर्शन में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ बालकनी में वो खड़ा हुआ है, नीचे उसकी जनता वगैरह खड़ी हुई है, ये एग्जैक्टली उसी तरह से है जिस तरीके से आज की तारीख में हिंदी फिल्मों के कई सारे आपके स्टार्स वगैरह जो हैं अपने जन्मदिन के दिन आके खड़े हो जाते हैं अपनी बालकनियों में, और नीचे उनके फैंस वगैरह जो हैं खड़े होकर हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं। लगभग कुछ उसी तरीके की कहानी उस वक्त बादशाह के लिए हुआ करती थी।
अब झरोका दर्शन जो है ये इंट्रोड्यूस जो है अकबर ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है, झरोका दर्शन अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब यहाँ पे अब बादशाह को क्या मिल रहा है, हाथ हिला के प्रजा का अभिवादन स्वीकार करके। अकबर का लॉजिक ये था यहाँ पर कि अगर ये काम रेगुलर किया जाए तो इसकी मदद से दो तीन बातें होती हैं। सबसे पहले तो आपकी प्रजा जो है उसके मन में अकबर अथॉरिटी और बादशाह जो है उसका सम्मान बढ़ता है, और दूसरी चीज ये कि उसका एक्सेप्टेंस बढ़ता है, पॉपुलर फेथ जो है वो बढ़ता है कि बादशाह जो है बिना कोई नागा किए, बिना किसी गैप के रोज सुबह आके अब सबसे पहला काम यही करता है कि अपनी जो प्रजा है उससे मिलता है, उसके दिन का पहला काम यही है। तो यहाँ से एक संदेश जाता था लोगों के बीच में कि बादशाह अपनी प्रजा के बारे में कितना सोचता है और सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं इसके चलते समाज में जो है एक समर्थन बढ़ेगा, जितना ज्यादा समर्थन बढ़ेगा रिवोल्ट होने की संभावना है, विद्रोह की संभावनाएं उतनी कम होती चली जाती हैं। और आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर वगैरह जो फिर जनता जो है उसको ज़्यादा बेटर तरीके से निभाती है, और कहीं ना कहीं टैक्सेस और बाकी सारी चीज़ें विलिंगली पे करती है। अब ये तो खैर बात हुई आपके दिन का जो अब उसका काम चलता शुरुआत होती थी। उसके बाद अगर वो अपना कोर्ट जिस तरह से चलाता था, कोर्ट का फिजिकल अरेंजमेंट जो है वो इस तरह से किया गया था कि आपका जो पूरा का पूरा फोकस है वो आपके सोवरेन या फिर आपके एम्परर के ऊपर रहना चाहिए। आपके कोर्ट जो है इस तरह से अरेंज किया गया था, लोगों के बैठने की व्यवस्था, तख्त की जो पोजीशन थी, ताज और तख्त की जो पोजीशन वगैरह थी, वो सब इस तरह से की गई थी कि आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है या फिर आपका जो पूरा का पूरा जो फोकस रहेगा कोर्ट का वो सोवरेन के ऊपर, यानी कि आपका जो बादशाह है, आपका जो एम्परर है उसके ऊपर रहेगा। It mirrored his status as the heart of the society। अब ये पूरी की पूरी व्यवस्था इस तरह से की गई थी कि आपका जो दरबार है बेसिकली वो एक आपका पूरा का पूरा समाज है, पूरे के पूरे अंपायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बादशाह उसके सेंटर में है, यानी कि बादशाह उसके दिल की तरह है, उसके हार्ट की तरह है, जिसके बिना ये पूरा का पूरा शरीर या फिर पूरा का पूरा आपका जो समाज है, अंपायर है, वो चल नहीं सकता। तो कुल मिलाकर उसकी इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए सारी की सारी चीजें की जा रही थी। इट्स सेंटर पीस वॉज देयरफॉर द थ्रोन, द तख्त विच गेव फिजिकल फॉर्म टू द फंक्शन ऑफ द सोवरेन एज पिलर। तो क्योंकि बादशाह को जो है सेंटर आपके तौर पे दिखाना था, पूरे अंपायर के दिल के तौर पर दिखाना था, इसलिए पूरे के पूरे आपका जो बादशाह का जो एक कोर्ट चल रहा है इसमें आपका जो तख्त है इसको या फिर जो थ्रोन है उसको सेंटर में रखा जाता था, ताकि और ये बेसिकली एक फिजिकल फॉर्म था इस बात को दिखाने का कि आपका जो बादशाह है बेसिकली वो है जिसके ऊपर पूरा का पूरा आपका अंपायर जो है टिका हुआ। द रूल्स रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ मुगल एलीट्स वर लेड डाउन विद ग्रेट प्रिसिजन। इन कोर्ट स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय स्पेशल प्रॉक्सिमिटी टू द एम्परर। अब किस तरीके से कोई व्यक्ति आपका मुगल कोर्ट में अपने आप को कंडक्ट करेगा, किस तरीके से खड़ा होगा, कहां बैठेगा, बादशाह के सामने वो किस तरीके से उनको एड्रेस करेगा, कितना झुकेगा, क्या सलाम करेगा, ये सारी की सारी चीजें बहुत डिटेल में हर एक आदमी को जो कोर्ट में आता था उसको बताई जाती थी, और उसको इन सब चीजों का पालन करना होता था। इसी तरीके से कौन सा बंदा जो है या कौन सा जो आपका व्यक्ति है कोर्ट में वो कितना इंपॉर्टेंट है, किसका कोर्ट में क्या स्टेटस है, ये इस बात से डिटरमाइन होता था कि वो बादशाह के कितना करीब बैठा हुआ है। जितना ज्यादा स्पेटियल या स्पेशियल प्रॉक्सिमिटी हुआ करती थी, यानी कि स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आदमी बादशाह के जितना ज्यादा करीब है कोर्ट में, इतना समझ में आ जाता था कि उसका स्टेटस उतना हाई है, उसका इंडिकेशन मिलता था कि उसका इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा है। एक बार अब जब बादशाह अपना डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए आपका एम्परर जो है थ्रोन पर आके बैठ जाता था, वंस द एम्परर सेट ऑन द थ्रोन नो वन वाज परमिटेड टू मूव फ्रॉम हिज पोजीशन और टू लीव विदाउट परमिशन। एक बार जब आपका एम्परर या फिर आपका बादशाह थ्रोन पे आके बैठ गया, उसके बाद किसी को भी ये इजाजत नहीं होती थी कि वो अपनी जगह से हिले या फिर बिना परमिशन के कोर्ट छोड़कर जाए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, अगर कोई करता था तो उसको सजा मिलती थी। इसके बाद व्हेनेवर द कोर्ट और दरबार वाज हेल्ड, ऑल हु हैड एडमिटेंस वर रिक्वायर्ड टू मेक द कॉर्निश। अब जब भी आपका कोर्ट या फिर दरबार लगता था और जिस जिस आदमी को बोला गया था कि तुम्हें मौजूद रहना है बादशाह सलामत के दरबार में, जब बादशाह आया करते थे तो वो कॉर्निश किया करता था। कॉर्निश एक तरीके से जो है आपका झुकना या सलाम करना, और सारी चीजों को कहा जाता है। द फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन टू द रूलर इंडिकेटेड द पर्सन स्टेटस इन द हायरार्की। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग एक ही तरीके से जो है आपका कॉर्निश किया करते थे या एक ही तरीके से जो है वो आपका एम्परर को एड्रेस करते थे। हर एक आदमी का जो या फिर आपका जो क्लास होती थी, हर एक आपके जो आदमियों की क्लास होती थी, उनका अलग अलग जो है तरीका बताया गया था जिससे वो बादशाह को सल्यूट करते थे। और ये जो फॉर्म ऑफ सल्यूटेशन हुआ करते थे, कहीं ना कहीं हायरार्की में किसी व्यक्ति की क्या पोजीशन है उसके इंडिकेशन वगैरह के इस्तेमाल में ये किया जाता था। जितना ज्यादा सामने वाला बादशाह के सामने झुकता था, जितना डीपर प्रोस्ट्रेशन में जाया करता था, उतना ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस होता था, उतना हायर उसका स्टेटस होता था, उतना हायर उसका रेलेवेंस होता था।
जो आपके डिप्लोमेटिक एम्बेसडर्स वगैरह आया करते थे, आपके दूसरे लोगों के, जो दूसरे राजाओं के या दूसरे बादशाहों के जो राजदूत आया करते थे, उनसे भी ये उम्मीद की जाती थी कि वो एक सर्टेन तरीके के जो आपके एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग है उसके साथ में बादशाह को एड्रेस करेंगे। जैसे कि या तो वो सामने की तरफ में जो है झुकेंगे, बहुत जितना हो सकता है उतना झुकेंगे, या फिर वो ग्राउंड झुककर एकदम ग्राउंड को किस करेंगे, या फिर जो एक पर्शियन कस्टम होता है कि अपना एक हाथ जो है चेस्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से रखेंगे बादशाह के सामने, और वो उनके साथ और उनको जो है सम्मान वगैरह प्रेजेंट करेंगे। तो ये एक तरीका हुआ करता था इसके। अब ये तो खैर आपका डे टू डे एक्टिविटीज की बात हो गई। अब स्पेशल ओकेजन्स की बात की जाए तो स्पेशल ओकेजन्स जैसे ईद हो गया या फिर शब बारात हो गई। इसके अलावा आपका आप जिस दिन बादशाह ने आपका थ्रोन वगैरह लिया था या जिस दिन बादशाह तख्त पर बैठा था, उसकी तख्त पोशी हुई थी, उस दिन की आपकी सालगिरह वगैरह हो गई, या फिर आपका ईरान का जो न्यू ईयर होता है जिसको नवरोज बोलते हैं, ये सारे के सारे जो हैं स्पेशल ओकेजन्स हुआ करते थे और इन सारे फेस्टिवल्स वगैरह को सेलिब्रेट किया जाता था। बादशाह का जो सोलर एंड लूनर कैलेंडर के अनुसार जो बर्थडे पड़ता था, एक तो आपका सोलर कैलेंडर है, सूर्य के ऊपर बेस्ड कैलेंडर, उसके अनुसार बादशाह का एक बर्थडे आता था, और एक बर्थडे आता था लूनर कैलेंडर यानी कि जो चांद के ऊपर बेस्ड है। दोनों कैलेंडर्स वगैरह के बेसिस पर जो है बादशाह का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था। ट्रेमेंडस इंप्रेशन आपके जो है लोगों के ऊपर पड़ता था, बहुत पॉम्प एंड ग्लोरी के साथ में उसको जो है सेलिब्रेट किया जाता था। ग्रैंड टाइटल्स अडॉप्ट किए जाते थे मुगल एम्परर्स के द्वारा, जब या तो उनका कोरोनेशन वगैरह होता था या फिर किसी दुश्मन के ऊपर उनको विक्ट्री मिल जाती थी। उनके जब सिक्के इशू किए जाते थे उसमें जो है उनके कहीं ना कहीं पूरे के पूरे आपके प्रोटोकॉल्स और पूरे टाइटल्स वगैरह जो है लिखे जाते थे। ये सारी चीजें कर कर जो है बेसिकली ये बताया जाता था कि बादशाह कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रेलेवेंट है या कितना ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट जब भी कोई अगर आपका कोर्टियर वगैरह है, अगर कोई आपका दरबारी है, वो अलग से बादशाह से मिलने जाया करता था तो वो एम्परर के पास गिफ्ट के साथ में जाता था। रोज का अगर उसका मिलना जुलना है तो वो छोटी सी अमाउंट ऑफ मनी लेकर जाता था, जिसको नजर बोलते थे, कि बादशाह की नजर उतारी जाएगी उसके बाद में जो है मिलेंगे। आज तक ये चीज चल रही है कि नजर उतारने के बाद में पैसा दिया जाता है। ये कस्टम कहीं ना कहीं इसी टाइम पीरियड से जो है शुरू हुआ था। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति एक ऑफनली रैंडम मीटिंग के लिए आया है तो फिर वो एक बड़ी अमाउंट के साथ में आता था, जिसको पेशकश बोला जाता था। आपके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह हुआ करते थे उसमें भी गिफ्ट्स वगैरह को जो है आपस में एक्सचेंज किया जाता था, और ये एक ऑनर और रिस्पेक्ट का जो है साइन हुआ करता था। जितना महंगा गिफ्ट उतना ज्यादा इस बात का इंडिकेशन कि सामने वाला बादशाह के लिए, एम्पायर के लिए कितना रेलेवेंस रखता है, उनको सामने वाले को बादशाह सलामत जो है कितना रेलेवेंस या इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती हैं कि आपका पावर या फिर ग्लोरी जो है उसको इन सारी एक्टिविटीज की मदद से कैसे शो किया जाता था। चलें, या फिर इन सारी एक्टिविटीज वगैरह की मदद से पावर एंड ग्लोरी जो शो की जा रही है वो कहीं ना कहीं बताती थी कि बादशाह जो है वो कितना इन्फ्लुएंशियल है, कितना पावरफुल है। अब ये आंसर अपना बनकर तैयार हुआ, इसमें अब किन किन बातों को अपने हाईलाइट करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने झरोखा दर्शन जो है इसको हाईलाइट करा देना है। इसके बाद में ये वाला पॉइंट कि झरोखा दर्शन आपका अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, इसको हाईलाइट कर देना है। इसके बाद में ये वाला पॉइंट जो है इसको आपने हाईलाइट करना है कि ये आपका रूल्स वगैरह जो हैं बहुत प्रिसिशन के साथ में डाले गए थे। फिजिकल अरेंजमेंट, आपका जो फिजिकल अरेंजमेंट जो था वो सोवरेन के ऊपर फोकस करता था। ये पूरी की पूरी लाइन आपने हाईलाइट कर देनी है। इसके बाद में ये वाला पॉइंट जो है पूरा हाईलाइट करना है। बाकी कॉर्निश वर्ड को आपने हाईलाइट कर देना है। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रैंड टाइटल्स जो हैं इसको आपने हाईलाइट करना है। मुगल क्वाइंस वाला ये जो पॉइंट है पूरा का पूरा आपने हाईलाइट कर देना है। पेशकश और नजर दोनों वर्ड्स को आपने हाईलाइट कर देना है। इस तरीके से एक जवाब जो है अपना अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है असेस द रोल प्लेड बाय वुमेन ऑफ द इंपीरियल हाउस होल्ड इन द मुगल अंपायर। अब मुगल अंपायर में जो आपके बादशाह का घर था या जो इंपीरियल आपका हाउस होल्ड हुआ करता था, जो राजसीय परिवार हुआ करता था, उसमें जो महिलाएं थी वो क्या रोल अदा करती थी, उस रोल को हमको एसेस करना है, या फिर उनका कितना रोल, उनका जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट हुआ करता था वो हमको बताना है। जवाब इस तरह से देना शुरू करेंगे। द टर्म हरम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स। दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम द पर्शियन वर्ड हरम विच मीन्स अ सीक्रेट प्लेस। तो यहां पर ये जो शब्द है हरम, ये इस्तेमाल किया जाता था मुगलों का जो घर है या उनका जो डोमेस्टिक वर्ल्ड है, उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। अब ये जो शब्द हरम है ये फारसी भाषा का एक शब्द है हरम, उससे उठाया गया है, जिसका मतलब होता है एक सीक्रेट प्लेस या फिर एक पवित्र जगह।
द मुगल हाउस होल्ड कंसिस्टेड ऑफ द एम्परर्स वाइफ्स एंड कॉन्क्यूबाइंस, हिज नियर एंड डिस्टेंस रिलेटिव्स, मदर, स्टेप मदर, फॉस्टर मदर, सिस्टर, डॉटर, डॉटर इन लॉ, आंट, चिल्ड्रन एक्सेट्रा, एंड द फीमेल सर्वेंट्स एंड द स्लेव्स। अब मुगल हाउस होल्ड की बात की जाए, मुगल बादशाह के घर परिवार की बात की जाए, तो उसमें कौन कौन हुआ करते थे? इसमें सबसे पहले तो बादशाह की जो पत्नियां हैं वो हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त में तो ये रिवाज था या फिर एक तरीके का कस्टम था, ये सोशल नॉर्म था कि एक बादशाह हो गया वो कई सारी जो है रानियां रखता था या कई सारी बेगमें रखता था। तो एक तो एम्परर की जो वाइफ्स हैं वो हो गई, इसके अलावा उनकी जो कॉन्क्यूबाइंस हुआ करती थी वो आपके हाउस होल्ड का पार्ट होती थी। इसके अलावा उसके आपके करीबी या फिर नजदीकी या फिर जो भी आपके डिस्टेंट रिलेटिव्स वगैरह हैं वो सारे के सारे जो हैं उसके घर का पार्ट हुआ करते थे, जिसमें उसकी खुद की माँ आ गई, उनकी अगर कोई स्टेप मदर्स वगैरह थी या जो फॉस्टर मदर्स वगैरह थी वो इसमें शामिल थी, अपनी खुद की बहनें हो गई, डॉटर्स हो, अपनी खुद की बेटियां हो गई, डॉटर इन लॉज हो गई, अपनी आंटी वगैरह हो गई, बच्चे हो गए, सबके सब जो हैं उनके घर का पार्ट होते थे। इसके बाद आपकी जो फीमेल सर्वेंट्स हो गई और जो स्लेव्स हो गए जो पूरा मुगल हरम संभालती थी, ये भी जो है कहीं ना कहीं घर का पार्ट माना जाता था। पॉलीगैमी वाज प्रैक्टिस वाइडली इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, स्पेशली अमंग द रूलिंग ग्रुप्स। बोथ द राजपूत क्लैंस एज वेल एज द मुगल मैरिज वाज अ वे ऑफ सीमेंटिंग पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स एंड फोर्जिंग अलायंसेस। तो एक तो ये कि आपका पॉलीगैमी का बड़े लेवल पर जो है इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीगैमी जो है बड़े लेवल पर प्रैक्टिस होती थी, चाहे आपके राजपूत हों या मुगल्स हों या कोई दूसरे आपके जो उस वक्त के एलिट्स हुआ करते थे, वो सब पॉलीगैमी की प्रैक्टिस किया करते थे। एक राजा की कई सारी पत्नियां हुआ करती थी। इसके अलावा मुगलों में, राजपूतों में और बाकी लोगों में शादियां जो हैं एक तरीका हुआ करता था जिसकी मदद से पॉलिटिकल अलायंसेस वगैरह जो हैं या रिलेशनशिप्स वगैरह को फोर्ज किया जाता था, क्योंकि एक बार जब शादी ब्याह का रिश्ता हो जाता तो जनरली फिर आपको ये इंश्योर रहता था कि सामने वाला जो है अगेंस्ट में नहीं जाएगा, गद्दारी नहीं करेगा, आपके दुश्मन से जाकर नहीं मिल जाएगा। इसके अलावा कई बार जब एक लड़की की शादी होती थी, द गिफ्ट ऑफ टेरिटरी वाज ऑफन अकम्पनीड बाय द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन अ मैरिज। दो अगर किसी राजा ने अपनी बेटी ब्याही है बादशाह के साथ में, तो वो उसको अपनी बेटी तो देगा ही देगा, मगर साथ ही साथ गिफ्ट में वो जो है अपनी जो राज्य है उसकी टेरिटरी का कुछ हिस्सा भी जो है उनको देता था। इस तरीके से जो है आपका अंपायर भी बढ़ता था, इंश्योरिटी भी रहती थी कि हमले या खतरे नहीं होंगे, एंड कहीं ना कहीं कंटिन्यूइंग हायरार्किकल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो जाते थे रूलिंग ग्रुप्स वगैरह के बीच में। ये हो गया। अब आपके जो लिंक्स वगैरह हैं मैरिज के और रिलेशनशिप वगैरह जो डेवलप हुए थे, इसके चलते मुगलों ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपना अंपायर वगैरह खड़ा कर लिया था, एंड इनकी मदद से जो है वो कहीं ना कहीं पूरा अपना अंपायर बहुत अच्छे से पकड़कर चला पाए। अब मुगलों के टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे, ये तो खैर अब बात रही पूरा का पूरा कि किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर वगैरह जो है बनकर तैयार हुआ था। मुगलों के टाइम पीरियड में बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि आपका जो हरम है उसमें आपकी वाइफ्स भी रह रही हैं, कॉन्क्यूबाइंस भी रह रही हैं और बाकी भी लोग वगैरह जो है इनको रखा जा रहा है, मगर फिर भी आपका क्लियर कट डिस्टिंक्शन जो है वो मेंटेन किया जाता था उन वाइफ्स के बीच में जो रॉयल फैमिली से आती थी और उन वाइफ्स के बीच में जो रॉयल फैमिली से नहीं आती थी। मतलब ये कि अगर बादशाह की शादी किसी दूसरे राजा की बेटी से हुई है तो उनकी वो वाली पत्नी जो किसी दूसरे राजा की बेटी है वो एक रॉयल फैमिली से आई है, तो ये जो वाइफ्स हो गई इनके बीच में इनको बेगम बोला जाता था, ये अलग होती थी। और वो वाइफ्स जो किसी नोबल बर्थ की नहीं है यानी कि किसी राजा की बेटी नहीं है, उनको जो है अलग डिस्टिंक्ट किया जाता था, इनको बोला जाता था आगाज। तो ये याद रखना है कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक ही घर में उनकी सारी पत्नियां रहा करती थी, मगर वो पत्नियां जो किसी राजा की बेटी रही हैं और वो पत्नियां जो किसी राजा की बेटी नहीं थी उनके बीच में क्लियर कट डिस्टिंक्शन हुआ करता था। नोबल बर्थ वाली यानी जो राजा की बेटियां हैं उनको बोला जाता था आगाज या उनको बोला जाता था बेगम्स, और वो जो नोबल बर्थ की नहीं है जो किसी राजा की बेटी नहीं है उनको बोला जाता था आगाज। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बेगम्स हैं, मैरिज जब इनकी हुआ करती थी, जब आप या किसी लड़की को या किसी महिला को जब बेगम बनाया जाता था तो साथ में उनको काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है पैसा वगैरह भी दिया जाता था, बड़ी मात्रा में उनको जेवर वगैरह और भी मिलते थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में डाउरी भी दी जाती थी जिसको महर बोला जाता था। अब इस साथ ही साथ अगर आप देख ले, साथ ही साथ आपका ये जो सारी चीज़ें दी जा रही हैं इसके साथ साथ इनको इनके हस्बैंड्स की जो है ज़्यादा अटेंशन भी मिलती थी और इनका जो स्टेटस हुआ करता था हरम में वो भी ज़्यादा हायर हुआ करता था जो आपकी आगाज वगैरह है उनके कंपैरिजन में। जो कॉन्क्यूबाइंस हैं उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो होता था अघाचा या फिर लेसर आगा, और ये एक थोड़ा हायरार्की अगर आप देखेंगे जो पूरी की पूरी जो मुगल हायरार्की अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये सबसे लोएस्ट पोजीशन वगैरह जो है वो ऑक्यूपाई किया करती थी। चलें तो आगे बढ़ते हैं।
तो ये जो हमने देखा कि सबसे पहले आपकी बेगम है जो हाईएस्ट रैंक पर रहती थी, जो नोबल बॉर्न होती थी। उसके बाद में फिर आपका जो दूसरी जो कैटेगरी की हैं जो आपका नोबल बॉर्न नहीं है वो आती थी। इसके बाद कॉन्क्यूबाइंस जो है उनको अगाचा या फिर लेसर आगा बोला जाता था, लोएस्ट पोजीशन ही ऑक्यूपाई किया करती थी। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो वाइफ्स वगैरह जिनको आगा बोला जा रहा है या फिर वो कॉन्क्यूबाइंस वगैरह जिनको अगाचा बोला जा रहा है, इनके पास में ये अपॉर्चुनिटी थी कि ये बेगम की रैंक तक जो है उठ सकती थी, ये बेगम का स्टेटस वगैरह जो है वो अक्वायर कर सकती थी। और ये डिपेंड इस बात पे करता था कि उनके हस्बैंड की विल है या नहीं। अगर उनका हस्बैंड यानी कि बादशाह अगर चाहें तो उनको बेगम बना सकते थे, अगर नहीं चाहे तो ना बनाए। और ये जनरली तब होता था एंड प्रोवाइडेड दैट ही डिड नॉट ऑलरेडी हैड 4 वाइफ्स। अगर उनकी 4 पत्नियां हैं या फिर अगर उनकी 4 बेगमें हैं तब तो खैर वो किसी दूसरी महिला को जो है बेगम नहीं बना सकते, उसको आगा या अगाचा ही रखेंगे। मगर जैसे 4 में से फिर अगर लेट से किसी की मृत्यु हो गई या कुछ हो गया और उनकी अब 4 वाइफ्स नहीं है और अगर उनको मतलब और उनकी इच्छा है कि अपनी किसी दूसरी पत्नी को जिसका नाम जो आगा की कैटेगरी में आती है या फिर अगर उनकी कोई कॉन्क्यूबाइन है यानी कि जो अगाचा की कैटेगरी में आती है, अगर उसको बेगम बनाना चाहते हैं तो बना सकते थे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके चलते ये आपका जो है फैसले लिए जाते थे वो इस बात पर डिपेंड करता था कि उन्होंने बादशाह को लड़का दिया है या नहीं दिया। अगर आपने बादशाह को लड़का या पुत्र दिया है, राजकुमार दिया है जो आगे बादशाह के बाद में जो है बादशाह बन सकता है, तब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहता था जिसके चलते आपको बेगम की कैटेगरी में लाया जा सकता था। इसके अलावा और भी आपके फैक्टर्स वगैरह थे कि आपका जो लव, आपका जो प्यार है बादशाह के प्रति या जो कमिटमेंट है वो हो गया, या फिर आपका जो मदरहुड वगैरह है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हमेशा से रहे। तो लव एंड मदरहुड जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिसके चलते किसी भी महिला का जो है स्टेटस वगैरह एक लीगली वेडेड वाइफ के लेवल तक या फिर आगा से आपका बेगम या फिर अगाचा से जो है बेगम, अगाचा से आगा या आगा से बेगम के लेवल पर जो एलिवेट होता था। तो क्या इन सब के अलावा बहुत सी आपकी न्यूमरस मेल्स और फीमेल स्लेव्स वगैरह भी हुआ करते थे जो मुगल हाउस होल्ड में रहते थे और आपका सारा का सारा जो भी अलग अलग तरीके के काम वगैरह हैं वो परफॉर्म वगैरह किया करते थे। इसके अलावा आपके ख्वाजा सरा यानी कि जो स्लेव यूनक होते थे ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है सर्विस में रखे गए थे और गार्ड्स का, सर्वेंट्स का, एजेंट्स का जो है उनका काम करते थे उन सारी महिलाओं के लिए जो आपका हरम वगैरह में रहा करती थी। अब ये जो महिलाएं हैं इनमें कई बार जो आपकी एल्डर महिलाएं हुआ करती थी ये बादशाह को कई बार आपकी सलाह भी देती थी और बादशाह और राजकुमारों के बीच में अगर कभी डिस्प्यूट्स हो जाते थे तो उनको भी डील करती थी। कहीं ना कहीं बादशाह अगर किसी मैटर के ऊपर फैसला लेना चाहते हैं तो उसको इन्फ्लुएंस करने में भी मदद किया करती थी। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो महिलाएं हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा किया करती थी आपका पूरा का पूरा जो मुगल हाउस होल्ड है उसमें भी। ओवरऑल अगर अंपायर की बात की जाए तो इनडायरेक्टली भी बादशाह के फैसलों को इन्फ्लुएंस करने में कहीं ना कहीं इस्तेमाल में आती थी। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वेर द कंसर्न्स दैट शेप्ड मुगल पॉलिसीज एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स रीजन आउटसाइड द सबकॉन्टिनेंट। वो क्या कंसर्न्स थे जिन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर में मुगल पॉलिसीज वगैरह को और मुगल एटीट्यूड्स को शेप दिया इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर। सवाल समझते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के नॉर्थ के इलाके में स्पेसिफिकली मुगलों का अपना अंपायर वगैरह बन गया, मगर अब ऐसा तो है नहीं कि आपने इंडिया में अंपायर बना लिया तो दूसरे लोगों के साथ में आपका लेना देना या रिश्ता उठना बैठना या सारे रिलेशनशिप्स वगैरह खत्म हो गए। उनके साथ में भी आपका कांटेक्ट या रिलेशनशिप्स तो है ही। अब सवाल यह है कि जो दूसरे लोग हैं जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर आपके अंपायर्स वगैरह के बाहर जो अंपायर वगैरह हैं उन लोगों के साथ में आपका किस तरीके का कंडक्ट रहने वाला है, आप किस तरीके के रिश्ते रखोगे, ये किस बात से डिटरमाइन होगा, क्या पॉलिसीज वगैरह आप अपनाने वाले, उसके बारे में सवाल पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये है कि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर के अंपायर्स थे मुगलों के, उनके साथ में जो रिलेशनशिप्स थे और जो एटीट्यूड्स थे वो किन कंसर्न्स के ऊपर बेस्ड थे, किन बातों के ऊपर जो है वो बेस्ड हुआ करते थे। इसका जवाब हम लोग देना शुरू करेंगे सबसे पहले सफाविद्स के साथ में और कंधार के साथ में। तो आप इसकी हेडिंग बना सकते हैं कि फॉलोइंग कंसर्न शेप्ड मुगल पॉलिसीज एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स रीजन आउटसाइड द सबकॉन्टिनेंट। इस तरह से हेडिंग बना के सबसे पहले सब हेडिंग बनाइए आपका सफाविद एंड कंधार और उसके बाद लिखना शुरू करिए कि सफाविद अंपायर कहां पर था। सफाविद अंपायर जो है आपका ईरान में हुआ करता था एंड अब इनके साथ में जो है आपके पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स जो हैं उनके बीच में हुआ करते थे। ईरान हो गया, तुरान हो गया, जहां पर ये सफाविद अंपायर था उनके साथ में मुगलों के पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स वगैरह थे।
राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते वगैरह हुआ करते थे। हालांकि ये जो राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते ईरान के साथ में या सफाविद अंपायर के साथ में मुगलों के हुआ करते थे, वो इस बात के ऊपर बेस्ड थे कि, या फिर इस पर्टिकुलर बात के ऊपर बेस्ड थे कि हिंदू कुश माउंटेन्स वगैरह जो हैं, जो आपके अफगानिस्तान को बाकी ईरान के इलाकों से और सेंट्रल एशिया से अलग करते हैं, उनके ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा। मुगल अंपायर या फिर मुगल पॉलिसी जो है उसका कहना यह था, क्योंकि जितने भी आपके इन्वेजन्स हुए हैं या जितनी भी आपकी इन्वेडिंग आर्मी सेंट्रल एशिया से या नॉर्थ वेस्ट से आती हैं, वो सब की सब हिंदू कुश पार कर कर जो है इंडिया में एंटर करती हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं। मतलब ये कि अगर आपने हिंदू कुश कंट्रोल कर लिया और आपने जो फौज है अंदर की तरफ में आ रही उनको घुसने ही नहीं दिया तो खतरा जो है टल जाएगा। इस तरीके से अगर हिंदू कुश कंट्रोल में रहे तो नॉर्थ वेस्ट से होने वाले या सेंट्रल एशिया से होने वाले इन्वेजन्स को टाला जा सकता है। तो मुगलों का जो है कॉन्स्टेंट एम ये था कि किसी भी तरीके से कोई भी डेंजर वगैरह जो है उसको दूर रखा जाए, खास तौर पे आपके हिंदू कुश का जो इलाका है उसे कंट्रोल में रखकर। अब हिंदू कुश का जो इलाका है उसको कंट्रोल में रखने के लिए वहां की जो स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट हुआ करती थी, काबुल हो गया, कंधार का इलाका हो गया, इसको अपने कब्जे में रखना जरूरी था। तो मुगलों का जो है कहना यह था कि हम इसे अपने कंट्रोल में रखेंगे। सफाविद अंपायर जो है वो भी यही चाहता था कि ये इलाका जो है हमारे कंट्रोल में रहे, ताकि जब हमारा मन करे हम यहाँ पे अंदर आए, जो भी हमें करना है करें और यहाँ से लौट जाएं। तो इस बात को लेकर इनकी आपस में एक तरीके से कह सकते हैं बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ था। हालांकि एक दूसरे के साथ में राजनीतिक और बाकी सारे रिलेशनशिप्स वगैरह थे, मगर ये बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ था कि हिंदू कुश की पहाड़ियों पे किसका कंट्रोल रहेगा और इसके लिए काबुल और कांधार जो है वो किसके कब्जे में रहेगा। अब कांधार में जो है मुगलों ने बाकायदा एक पूरा का पूरा फोर्ट्रेस टाउन खड़ा किया था, यानी कि यहां पर एक पूरा किलेबंदी करके एक शहर बनाया था और इसके अंदर फौजों को रखा जाता था। कुछ वक्त तक ये हुमायूं के कंट्रोल में रहा, उसके बाद ये सफाविद अंपायर जो है उसके कंट्रोल में चला गया ईरान वालों के, और अकबर ने 1595 में इसको फिर से जीत लिया, फिर से रिकंकर कर लिया। अब ये सब होने के बाद में कायदे से इनके बीच में लड़ाई झगड़े होने चाहिए थे, मगर सफाविद अंपायर वालों ने भी जो है चालाकी दिखाई या बुद्धिमत्ता दिखाई। उन्होंने इस बात को लेकर लड़ाई झगड़े नहीं किए मुगलों के साथ में। उन्होंने इतना ये कि भले ही आपके अकबर ने 1595 में ये जो आपका इलाका था कांधार का, इसको कब्जे में ले लिया सफाविद अंपायर से, मगर उसके बाद भी इन लोगों ने मुगलों के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स वगैरह को कंटिन्यू रखा या उनको जो है बना के रखा, मगर लगातार वो इस बात को बार बार वक्त मौके पे बोलते रहे कि कांधार पे हमारा क्लेम है, हम जिस दिन हमें मौका लगेगा हम ले लेंगे। अल्टीमेटली फिर इस मैटर को सुलझाने के लिए जहांगीर ने अकबर के बाद में एक डिप्लोमेटिक मिशन जो है आपका शाह अब्बास हुआ करते थे सफाविद रूलर, उनके एक कोर्ट में 1613 में भेजा था और उन्होंने ये बोला था कि भाई कांधार जो है हमारे पास रहने दो, बाकी आपकी हम शर्तें वगैरह मान लेंगे। हालांकि ये मिशन कामयाब नहीं हो पाया और इसके ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं कर पाए। आखिरकार 1622 में आपकी जो पर्शियन आर्मी थी उन्होंने कांधार के इलाके को जीत ही लिया और मुगलों से उनका कंट्रोल जो है साथ में चला गया। यहाँ पर अब मुगल जो गैरिसन था यानी कि जो मुगल फौजें वगैरह थी वो आपका हार गई और उन्होंने सफाविद अंपायर के सामने सरेंडर कर दिया। इस तरीके से ये इलाका उनके साथ में चला गया और बाद में फिर इसको लेके ये लोग भी अपना क्लेम करते रहे और बाकी सारी चीजें चलती रही। तो कुल मिलाकर आपका जो ईरान वाले थे, सफाविद अंपायर था, उनके साथ में पूरे जो रिश्ते नाते थे वो ठीक ठाक ही थे, मगर वो सब कुछ बेस्ड इस बात के ऊपर थे कि भाई कांधार के ऊपर जो है कंट्रोल या काबुल के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा। इस तरीके से जो है इनके रिलेशनशिप इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर डिटरमाइन होते थे। दूसरा जो बड़ा अंपायर जिसके साथ मुगलों के रिश्ते थे वो था ऑटोमन अंपायर। ऑटोमन अंपायर में पिलग्रिमेज और ट्रेड जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसके ऊपर पूरा का पूरा रिलेशनशिप जो है बनाया गया था। जो रिलेशनशिप मुगलों के और ऑटोमन या तुर्कों के बीच में हुआ करते थे उसमें वो इस बात को इंश्योर करते थे कि जो भी आपके व्यापारी वगैरह हैं और जो भी इनके पिलग्रिम्स वगैरह हैं जो मक्का मदीना जाया करते थे उनको ऑटोमन जो कंट्रोल में टेरिटरीज वगैरह हैं उसमें फ्रीली जाने आने दिया जाए, उनको कोई रोका ना जाए, परेशान ना किया जाए। खास तौर पे जो हिजाज का इलाका है जहां पे आपके इंपॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर्स वगैरह मक्का मदीना वगैरह बसे हुए थे, उसके लिए ये बात खास तौर पे थी। मुगलों का ऑटोमन के साथ में रिश्ता इस बात के ऊपर बेस था कि हमारे जो भी लोग जाते हैं यहाँ से आपका हज करने के लिए उनको एक तो परेशान मत करना और जो व्यापारी आते हैं उन्हें व्यापार करने दो। इस पर्टिकुलर बात के ऊपर जो है आपका इनके रिलेशनशिप्स वगैरह बने हुए थे। अब इनसे अच्छे रिश्ते बने रहे इसके लिए मुगल अंपायर ने एक पॉलिसी अपनाई। उसने रिलीजन और मुगल अंपायर ने ये किया कि रिलीजन और कॉमर्स जो है इनको आपस में उठा के मिला दिया। रिलीजन और कॉमर्स को आपस में मिलाने का सेंस ये बनता था कि उन्होंने काफी बड़ी मात्रा में गुड्स वगैरह जो आपका ओमान का इलाका पड़ता है, एडन और मुखा के जो पोर्ट्स वगैरह हैं वहां पर भेजे। वहां पर इन गुड्स वगैरह को जो है सेल किया और जो भी पैसा वगैरह इकट्ठा होता था, एक तो आपने सेल किया मतलब आप व्यापार कर रहे हो,
अब जो भी पैसा इकट्ठा होता था उसको आपने चैरिटी में लगा दिया, वहां के जो श्राइन्स वगैरह हुआ करते थे उनके मेंटेनेंस में, जो वहां पे रहने वाले सो कॉल्ड रिलीजियस मैन वगैरह हुआ करते थे उनके आपने मेंटेनेंस वगैरह में सारे के सारे पैसे को लगा दिया। अब तो जब ये खबरें लोगों के बीच में फैलेंगी कि मुगल यहाँ पे अपना सामान भेजते हैं, उसको बेचने के बाद जो पैसा होता है उसे यहीं पर जो है खर्च कर देते हैं लोगों की भलाई के लिए। तो एक गुडविल बनी हुई थी और इस गुडविल के चलते ऑटोमन्स के साथ में इनके रिलेशनशिप अच्छे थे। नतीजा ये था कि बाकी जो व्यापार यहाँ पर होता था और बाकी जो आपके जो लोग हज वगैरह के लिए आया करते थे तो उनको कोई परेशानी नहीं होती थी, ठीक ठाक जो है जिंदगी चल रही थी। तीसरे जो आपके वेस्ट के साथ में जो रिलेशनशिप्स वगैरह हैं उसको समझने के लिए मुगल कोर्ट में जो जेसुआइट्स वगैरह आए थे उनका कंडक्ट अपने को देखना जरूरी हो जाएगा। यूरोपियंस जो हैं उनको इंडिया के बारे में नॉलेज जो है मिला था जेसुआइट मिशनरीज वगैरह के अकाउंट्स वगैरह से, जो ट्रैवलर्स थे उनसे, मर्चेंट्स वगैरह से, डिप्लोमेट्स वगैरह से, सारी चीजों से। फाइनली ये लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि कोई समुद्री रास्ता जो है अल्टीमेटली खोज लिया जाए, क्योंकि जमीनी रास्ते पे ऑटोमन बैठे हुए थे, वो इंडिया डायरेक्ट इनको आने नहीं देते थे यूरोपियंस को। तो अल्टीमेटली फिर हुआ ये कि एक सी रूट की जब खोज हो गई और पुर्तगाली जब हिंदुस्तान सबसे पहले पहुंचे तो पुर्तगाली जो है वो कामयाब रहे इंडिया में ट्रेडिंग स्टेशन वगैरह बनाने में, आपका जो कोस्टल इलाके हैं, और व्यापार वगैरह शुरू करने में। आप पुर्तगाली व्यापार तो कर ही रहे थे मगर साथ ही साथ ये लोग इस बात में भी इंटरेस्टेड थे कि क्रिश्चियनिटी वगैरह को जो है फैलाया जाए इंडिया में, और इसके लिए उन्होंने मिशनरीज वगैरह जो हैं उनको लेकर आए और यहाँ पर एक सोसाइटी बनाई जेसुआइट्स वगैरह की, जिनको जिम्मेदारी दी गई कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करो। अब ये जो क्रिश्चियन मिशन इंडिया में सेंड किया गया था ये आपका ट्रेड और अंपायर बिल्डिंग का पार्ट हुआ करता था। मतलब व्यापार होगा यहाँ पे, पुर्तगाली अपना अंपायर बनाने की भी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी जो ये लोग करेंगे। अब अकबर जो है वो रिलीजन वगैरह के मैटर्स में बड़ा इंटरेस्टेड बंदा हुआ करता था, तो उसने जेसुआइट्स वगैरह को बुला लिया। तो जो पहला आपका जेसुआइट मिशन है वो मुगल कोर्ट में पहुंचा एम्परर अकबर के पास में फतेहपुर सीकरी में आपका 1580 में, और यहाँ पर फिर जो है आपका लगभग 2 साल तक वो रुका था। ठीक है जी। जेसुआइट्स ने अकबर के साथ में क्रिश्चियनिटी के बारे में बातचीत करी, उसके उलेमाओं के साथ में डिबेट वगैरह करी। इसी तरीके से 2 और मिशंस वगैरह जो हैं 1591 और 1595 में जो है पहुंचाए गए थे। एंड अब ये सारा अब जो टाइम पीरियड है इसमें इन लोगों ने ये भी कोशिश करी थी कि अकबर को कन्वर्ट किया जाए क्रिश्चियनिटी में, हालांकि वो हो नहीं पाया। मगर ये सारा जो टाइम पीरियड है जिसमें जेसुआइट्स यहाँ पर रुके थे और क्रिश्चियनिटी को लेकर अकबर से बातचीत करी और बाकी सारी चीज़ें करी, इन सब से के बारे में इनके जो अकाउंट्स वगैरह हैं वो जो इन्होंने लिखकर तैयार किए थे, वो जो जेसुआइट्स गए थे उन्होंने जो भी अपनी डायरी वगैरह लिखी थी, जो भी अपने वृतांत वगैरह लिखे थे, उससे कहीं ना कहीं हमको उस वक्त में बादशाह का जो कैरेक्टर था, बादशाह का जो दिमाग था, उसका काफ़ी हद तक जो है अंडरस्टैंडिंग मिलती है। पब्लिक असेंबलीज ऑफ द जेसुआइट्स वर असाइंड प्लेसेस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अकबर्स थ्रोन। अकबर ने बाकायदा इनको काफ़ी सम्मान दिया और पब्लिकली जब वो अपना दरबार लगाया करता था तो इस तरीके से इनको अपने पास में बैठाया, ये सारी चीज़ें करी, और इन्होंने भी जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह उसके बारे में अपने अकाउंट्स वगैरह की मदद से दी है। अब जेसुआइट्स के जो लिखे हुए अकाउंट वगैरह हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कहीं ना कहीं वो क्रॉस चेक करने में हमको हेल्प करती है, जो फारसी भाषा में जो क्रॉनिकल्स वगैरह लिखे गए थे स्टेट ऑफिशियल्स के द्वारा उनके बारे में, और जो जनरल कंडीशन मुगल्स के टाइम पीरियड में थी उसको क्रॉस चेक करने में कहीं ना कहीं हमको इसकी हेल्प वगैरह मिलती है। तो इस तरह से एक जो है आंसर वगैरह है बनकर अपना तैयार हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डिड द सेंटर कंट्रोल द प्रोविंसेस। अब अपने को मुगल्स के टाइम पीरियड में जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके मेजर फीचर्स वगैरह डिस्कस करना है, और दूसरी बात ये कि सेंटर जो है प्रोविंसेस को कैसे कंट्रोल करता था ये बातें बतानी है। मतलब अपने को पता है कि मुगल अंपायर जो है काफ़ी बड़ा एक अंपायर हुआ करता था, अलग अलग आपकी प्रोविंसेस वगैरह या अलग अलग प्रांतों में डिवाइडेड था। अब कोई प्रोविंस या फिर कोई प्रांत वगैरह जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के, यानी कि उसका जो प्रशासन चलाया जाता था उसके जो मेजर फीचर्स थे, तो आपको वो बताना है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि किस तरीके से आपका जो सेंटर में बादशाह बैठा हुआ है वो पूरा आपकी प्रोविंसेस वगैरह के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता था, प्रोविंसेस के ऊपर किस तरह से अपनी जो है पकड़ बना के रखता था, अपने को इस बात को भी डिस्कस करना है। तो इस सवाल का जवाब हम लोग इस तरह से देना शुरू करेंगे कि मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लाइक द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एज मेंशन्ड बिलो। मतलब जिस तरह से बादशाह सेंटर में बैठकर अपना राजधानी से अपना जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था, लगभग उसी चीज का रेप्लिकेशन आपको प्रोविंशियल लेवल पर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में देखने के लिए मिलता है। और इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जो मेन आपके इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे
जो प्रोविंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाते थे उसमें सबसे पहले आपका दीवान आता था, बख्शी आता था और सद्र आता था। अब जो दीवान, बख्शी और सद्र हैं ये करस्पॉन्ड किसको करते थे? सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, प्रोविंसेस में आपके 3 मिनिस्टर्स हो गए, दीवान हो गए, बख्शी हो गया और सद्र हो गया, और सेंटर लेवल पर जो आपके मिनिस्टर्स बैठे हुए थे जिनके करस्पॉन्डिंग ये पोजीशंस पकड़ के बैठे हुए हैं, सेंटर में यही आपके दीवान की जो पोजीशन प्रोविंसेस में है, सेंटर में यही पोजीशन दीवान आला की होती थी। इसी तरीके से जो बख्शी आपका प्रोविंसेस में बैठा हुआ है, सेंटर में यही पोजीशन आपका मीर बख्शी की होती थी, या जो सेंटर में पोजीशन मीर बख्शी की है, प्रोविंसेस में उसी तरीके की एक पोस्ट आपकी बख्शी की बना रखी है। प्रोविंसेस में जो आदमी सद्र है, सेंटर में उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको पोस्ट देखने के लिए मिलती है उसका नाम है सद्र उस सुदूर। द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर, दैट इज द सूबेदार हु डायरेक्टली रिपोर्टेड टू द एम्परर। आप किसी प्रांत का जो हेड हुआ करता था वो होता था सूबेदार, और ये डायरेक्टली आपका एम्परर को रिपोर्ट करता था, जो भी बात वगैरह बतानी होती थी, इसके अलावा किसी और को कुछ रिपोर्ट नहीं करता था। जिस तरह से आज की तारीख में हर एक स्टेट का जो आपका मुख्य होता है या जो आपका चीफ होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, ऐसे कायदे से गवर्नर है, मगर वो सिर्फ टेक्निकल सेंस में है, जो सही मायनों में प्रैक्टिकली पूरा आपका चला रहा है वो आपका चीफ मिनिस्टर होता है। तो उसी तरीके से उस टाइम पीरियड में जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाया करता था, उस टाइम पीरियड का जो गवर्नर, वो सूबेदार, उसको सूबेदार बोला जाता था, और वो डायरेक्टली अपना एम्परर को रिपोर्ट करता था। अब जो एक सूबा है वो आपका सरकार में डिवाइडेड था, जैसे आज की तारीख में स्टेट है वो आपका डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, उसी तरीके से एक सूबा जो है सरकार में डिवाइडेड था। फौजदार्स वे डिप्लॉयड विद कंटिंजेंट्स ऑफ हैवी कैवलरी एंड मस्किटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो सरकार या फिर जो डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करती थी, इनमें लॉ एंड ऑर्डर वगैरह कभी बिगड़ जाए तो उसको हैंडल करने के लिए यहां पर आपके जो फौजदार हैं इनको अपॉइंट किया जाता था या डिप्लॉय किया जाता था। ये काफी बड़ी मात्रा में आपकी जो कैवलरी है यानी कि घुड़सवार सेना है, और मस्किटियर्स वगैरह हैं यानी कि जो बंदूक वगैरह चला सकते हैं, तोपची वगैरह हैं, इन सबके साथ में ये लोग डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्लॉय रहते थे। लोकल लेवल पर और ज्यादा जो आपके सरकार है इनको और ज्यादा डिवाइड किया जाता था, इनको परगना बोला जाता था, और ये जो परगना वगैरह हैं इनको इनका टेक केयर करने के लिए आपके जो अफसर हुआ करते थे उसमें एक होता था कानून गो, ये रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स वगैरह को मेंटेन करता था, दूसरा होता था चौधरी, ये जो है रेवेन्यू कलेक्शन को देखता था, और तीसरा होता था काजी, ये पूरा आपका जो कोर्ट वगैरह है उनको मेंटेन किया करता था। इसी तरीके से इनके नीचे क्लर्क होते थे, अकाउंटेंट होते थे, ऑडिटर होते थे, मैसेंजर्स होते थे, और दूसरे फंक्शन वगैरह करने वाले लोग होते थे जो आपके अलग अलग कामों को करने के लिए टेक्निकली क्वालिफाइड ऑफिशियल्स हुआ करते थे। अब ये सब लोगों के बकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से डिस्क्राइब थे कि किस तरीके से जो है आपने काम करना है। एंड जिस तरह से आज की तारीख में अंग्रेजी भाषा अपने लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट भाषा है, ऑफिशियली बहुत सारा काम इंग्लिश में होता है, इसी तरह से उस टाइम पीरियड में जो पर्शियन थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी, और सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है पर्शियन में चलता था एकदम। मगर गांव के लेवल पर जब यहाँ पे लोगों को पर्शियन नहीं आती थी तो वो विलेज का अकाउंट फिर अपनी जो भाषा है उसमें लिखा करते थे, और इस तरीके से सारी चीजें मेंटेन की जाती थी। द मुगल एम्परर एंड हिज कोर्ट कंट्रोल द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus down to the village level. However, the relationship between the local landed magnates, the zamindars and the representatives of the Mughal emperor were sometimes marked by conflicts over authority and a share of resources. Moreover, after the death of Aurangzeb, the provincial governors became powerful and this led to the downfall of Mughal empire. तो मुगलों के टाइम पीरियड में कुल मिलाकर ये जो पूरी व्यवस्था अभी हमने देखी, इसकी मदद से आपका जो मुगल कोर्ट है वो गांव के लेवल तक जो है अपना कंट्रोल रखता था, और apparatus वगैरह जो है एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल रखता था। हालांकि अब यहां पर भी एक देखने वाली बात है, मुगलों के रिलेशनशिप जमींदारों के साथ में जो है बड़े टेंस होते थे। कई बार जमींदार और किसान वगैरह जो है रिवोल्ट कर देते थे, और वजह यही रहती थी कि रिसोर्सेज वगैरह उनको कितने मिल रहे हैं, कितने चाहिए, बादशाह या स्टेट कितना दे सकता है, कितना देने को तैयार है, इन सारी बातों को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट होता रहता था। अब मुगलों के टाइम पीरियड में पूरी की पूरी व्यवस्था अच्छी खासी चली थी। हालांकि एक बार जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब की मौत होने के बाद में ये जो प्रोविंशियल आपके गवर्नर्स हुआ करते थे, सूबेदार वगैरह, ये कहीं ना कहीं पावरफुल होने लगे। जब उन्होंने देखा कि सेंटर पे उतना कोई मजबूत बादशाह नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं फिर जो है अपने आप को एक तरीके से सेमी इंडिपेंडेंट बना लिया, और धीरे धीरे अपने खुद के जो है एम्पायर खड़े कर लिए। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको हैदराबाद का मिलता है, निजाम का, और दूसरा एग्जांपल मिलता है अवध का, ये या फिर बंगाल का। 3 एग्जांपल्स हैं जहां पे अपन को दिखता है कि 3 बड़े बड़े सूबों के गवर्नर्स ने या सूबेदारों ने जब देखा कि बादशाह कमजोर हो रहा है, तो उन्होंने अपने खुद के जो है एम्पायर वगैरह बनाना शुरू कर दी, अपनी खुद की जो किंगडम्स वगैरह हैं कार्व आउट करना शुरू कर दी, और अल्टीमेटली इन्हीं सब चीजों के चलते बाद में मुगल एम्पायर जो है उसका डाउनफॉल हो गया। तो इस तरीके से एक जवाब जो है अपना बनकर तैयार होता है। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स अपने को हाईलाइट करना है। सबसे पहले तो दीवान हो गया,
दीवान हो गया, बख्शी हो गया, और तीसरा जो दीवान हो गया, बख्शी हो गया और सद्र हो गया। एक तो आपने इसको हाईलाइट करना है, दीवाने आला, मीर बख्शी और सद्र सुदूर, इसको जो है आपने हाईलाइट करना है। इसके बाद में गवर्नर या फिर सूबेदार जो है, जो डायरेक्टली आपके एम्परर को रिपोर्ट करता था, ये पूरी की पूरी लाइन आपने हाईलाइट करनी है कि प्रोविंसेस का जो हेड होता था वो सूबेदार हुआ करता था, सूबा जो है सरकार में डिवाइडेड वगैरह वगैरह सारी चीजें। यहां पे ये 3 वर्ड्स आपने हाईलाइट करना है, कानून गो, चौधरी और काजी। इसके बाद में पर्शियन जो है वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बट लोकल लैंग्वेजेस वेर यूज फॉर विलेजेस। या तो पूरा लाइन आप कर दीजिए, नहीं तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पर्शियन जो है वो आपका लैंग्वेज हुआ करती थी एडमिनिस्ट्रेशन की। इतना पॉइंट जो है आपने हाईलाइट करना ही करना है। इसके बाद लास्ट में इसमें कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जमींदारों के साथ में किस या इसमें हाईलाइट करना चाहें तो कर सकते हैं जमींदारों के साथ में कैसे क्या रिलेशंस थे। और लास्ट लाइन की किस तरीके से औरंगजेब की मौत के बाद में आपके ये जो गवर्नर्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करी, अपनी अथॉरिटी असर्ट करने की कोशिश करी, और इसके चलते मुगल एम्पायर का डाउनफॉल आपको देखने को मिलता है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है डिस्कस विद एग्जांपल्स द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मुगल क्रॉनिकल्स। अब अपने को एग्जांपल्स वगैरह की मदद से मुगल्स के टाइम पीरियड में जो आपके डिस्टिंक्टिव क्रॉनिकल्स वगैरह हैं, डिस्टिंक्टिव फीचर्स वगैरह जो हैं क्रॉनिकल्स के, इनको डिस्कस करना है। तो इसका जवाब हम लोग इस तरह से देना शुरू करेंगे कि फॉलोइंग आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मुगल क्रॉनिकल्स। इसके नाम से आप हेडिंग बनाइए और फिर उसमें पॉइंट्स वगैरह लिखना शुरू करिए कि जो क्रॉनिकल्स हैं ये कमीशन किए गए थे मुगल एम्परर्स के द्वारा, और ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है जिसकी मदद से हम लोग उनके अंपायर को या फिर उनके कोर्ट वगैरह को स्टडी कर सकते हैं। पहला पॉइंट कि पहली बात ये कि मुगल क्रॉनिकल्स लिखवाए किसने थे, बादशाह ने खुद लिखवाए थे। दूसरी बात ये कि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी मदद से कहीं ना कहीं हमको काफी कुछ जो है पढ़ने को मिलता है, काफी कुछ जो है समझने को मिलता है मुगल अंपायर के बारे में और उसके कोर्ट के बारे में। दूसरा ये कि दे वर रिटन इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट अ विजन ऑफ एन एनलाइटेंड किंगडम टू ऑल दोज हु केम अंडर इट्स अम्ब्रेला। अब बादशाह ने इसको लिखवाया इसलिए था ताकि उसके बाद आने वाली जो पीढ़ियां उसके अंपायर के बारे में पढ़ें तो उनको समझ में आए कि वो अपना अंपायर जो है उसको एक एनलाइटेंड किंगडम के तौर पर चलाया करता था। मतलब वो अपने आप को एक इस तरीके के इस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहता था कि वो एक किंगडम जो है इस तरह से चला रहा है जिसमें सबका भला किया जा रहा है, सबका जो है ध्यान रखा जा रहा है, और वो एक जस्ट रूलर है, वो एक सही राजा है, और जो भी उसके अंडर, उसके अम्ब्रेला के अंडर में है, उसके अंपायर के अंडर में है, सबके साथ में जो है सही तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह किया गया है। इस तरीके का प्रोजेक्शन आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए उन्होंने जो है इस पूरे के पूरे आपके जो क्रॉनिकल्स वगैरह उनको लिखवाया था। The authors of the Mughal chronicles focused on events related to the life of the ruler, their family, the court and the nobles, wars and administrative system. Generally आपके मुगल क्रॉनिकल्स के जो ऑथर हुआ करते थे उन्होंने जो क्रॉनिकल्स लिखे हैं उसमें फोकस जो है पूरा का पूरा बादशाह के ऊपर ही रहा है, और जो भी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं अंपायर के बारे में वो बादशाह की लाइफ को ध्यान में रखकर या बादशाह की लाइफ को सेंटर पॉइंट बनाकर की गई हैं। जैसे कि बादशाह की जिंदगी में क्या क्या चीजें घटी हैं, उनकी फैमिली के बारे में जो बातें हैं, उन्होंने अल्टीमेटली गद्दी कब संभाली, कोर्ट वगैरह कैसे चलाते थे, नोबल्स उनके क्या थे क्या नहीं थे, वॉर्स कितने लड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, क्या इनोवेशन वगैरह किए हैं, क्या रिफॉर्म किए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं बातचीत वगैरह जो है उसमें की गई है। जितने भी आपके क्रॉनिकल्स वगैरह थे वो सारे के सारे फारसी भाषा में या पर्शियन में लिखे गए थे। ये लैंग्वेज कोर्ट लैंग्वेज के तौर पर फ्लरिश कर रही थी और साथ ही साथ जो है इसका आपका लिटरेचर में भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। नॉर्थ में उस वक्त में जो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हुआ करती थी जैसे हिंदवी हो गई या दूसरी लैंग्वेजेस वगैरह, उनके साथ में भी पर्शियन जो है काफ़ी हद तक कंबाइन करी और दोनों तरफ से जो है दोनों तरफ की लैंग्वेजेस वगैरह एनरिच हुई थी। मुगल्स जो थे वो तो चगताई तुर्क हुआ करते थे ओरिजिन से, तो कायदे से देखा जाए तो उनकी जो मदर टंग थी वो तुर्की भाषा थी, ये याद रखना है, मगर सारा का सारा काम जो है वो फारसी भाषा में हुआ करता था। लास्ट की जो क्रॉनिकल नरेटिंग था इवेंट्स का ऑफ अ मुगल एम्परर्स राइन कंटेन्ड अलोंगसाइड द रिटन टेक्स्ट इमेजेस दैट डिस्क्राइब द इवेंट इन द विजुअल फॉर्म। इसके अलावा आप जो भी आपका यहाँ पे क्रॉनिकल्स में बातें वगैरह लिखी जाती थी, आपका जो भी मुगल एम्पायर के लाइफ के रिस्पेक्ट में या जो भी बातें मुगल एम्पायर के रिस्पेक्ट में आपका क्रॉनिकल में आपको देखने को मिलती थी, तो उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए साथ ही साथ उसमें पेंटिंग्स वगैरह बनाकर उसका विजुअलाइजेशन वगैरह जो है वो भी किया जाता था। विजुअल फॉर्म में भी जो है रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता था। When scenes or themes in a book were to be given visual expression, the scribe left blank spaces or nearby pages. Painting executed separately by the artist were inserted to accompany what was described in words. अब कई बार जब कहीं पे कोई तस्वीर वगैरह भी जो है बना के बतानी होती थी या कोई सीन वगैरह है जिसको डिस्क्राइब किया गया है, अब उस सीन
को जो है आपने एक्सप्लेन करना है, वर्ड्स वगैरह में जो चीज आपने बताई है उसको अगर आपने उसको पेंटिंग वगैरह के फॉर्म में भी बना के बताना है, तो जो लिखने वाला स्क्राइब हुआ करता था वो जहां पे वो सीन को डिस्क्राइब कर रहा है उसके बाद में पेज वगैरह खाली छोड़ता था, जिसके ऊपर पेंटर जो है फिर पेंटिंग वगैरह किया करता था, और इस तरीके से जो है आपका लिटरल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन वगैरह पूरा करवाया जाता था, और इस तरीके से आपका ये क्रॉनिकल्स वगैरह जो है लिखे जाते थे। तो अब ये जो सारे के सारे डिस्टिंक्टिव फीचर्स हमने समझाए हैं, एक अच्छा आंसर अपना बनकर तैयार हो गया, हेडिंग्स एंड पॉइंट्स के साथ में अपन ने इसको लिखा है। अब इसमें जो बातें हाईलाइट करनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने इसमें जो हाईलाइट कर देना है वो है ये वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो है इसको हाईलाइट कर देना है, और पहले पॉइंट में इतना हिस्सा कि मुगल एम्परर्स ने खुद जो है क्रॉनिकल्स को आपने कमीशन किया था, और उसके बाद में सेकंड पॉइंट आपने हाईलाइट कर देना है कि क्यों जो है सारा लिखवाया गया था। तीसरा पॉइंट ये है कि सारे के सारे क्रॉनिकल्स पर्शियन में लिखे गए थे, और तुर्किश जो है वो आपके मुगल्स की मदर टंग हुआ करती थी, क्योंकि ये सबके सब बाय ओरिजिन चगताई तुर्क हुआ करते थे। इसको हाईलाइट करवा देना। इसके बाद में यहाँ पे सच कोई ज़रूरत नहीं है कुछ हाईलाइट करवाने की, इसमें भी जो है कुछ आपको हाईलाइट सच करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना जो है आपने हाईलाइट करवाना है, और इससे एक अच्छा जवाब जो है बनकर तैयार हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने हमसे पूछा है, टू वॉट एक्सटेंट डू यू थिंक द विजुअल मटेरियल प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर करस्पॉन्ड्स विद अबुल फजल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ तस्वीर, सोर्स नंबर 1। मतलब ये है कि हमको ये बताना है कि जो विजुअल मटेरियल इस चैप्टर में अपने को दिया गया है, जो हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़कर ख़त्म किया था, उस चैप्टर में आपको कई सारे जो हैं फोटोग्राफ्स वगैरह उस वक्त की देखने को मिली हैं, जो हाथ से बनाई हुई तस्वीर थी। एनसीईआरटी में जब आप देखोगे तो आपको कई सारी फोटोग्राफ्स मिलती हैं, और जब हमने चैप्टर भी यहाँ डिस्कस किया था तब वहाँ पे भी हमने इन फोटोग्राफ्स वगैरह को कंसिडरेशन में लिया था। ये लोग सवाल ये पूछ रहे हैं, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक द विजुअल मटेरियल प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो विजुअल मटेरियल यानी कि उस वक्त की जो हाथ से बनाई हुई तस्वीरें प्रेजेंट की गई हैं, करस्पॉन्ड्स विद अबुल फजल डिस्क्रिप्शन ऑफ तस्वीर, उसको अगर आप अबुल फजल ने जो तस्वीर का डिस्क्रिप्शन किया है उसके साथ में अगर आप कंपेयर करो तो किस हद तक जो है वो विजुअल मटेरियल के तौर पे या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर दिखाई गई चीज़ें जो हैं, या वो जो हैंड रिटन तस्वीरें हैं, वो अबुल फजल के तस्वीर के डिस्क्रिप्शन से कितना मिलती जुलती हैं। ब्रैकेट में सोर्स 1 लिखा हुआ है, मतलब ये कि जो पहला पैराग्राफ इस चैप्टर में आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, उसकी बात की जा रही है। इसका जवाब हम लोग इस तरह से देंगे कि भाई अबुल फजल जो थे वो आपकी जो पेंटिंग की आर्ट है उसको बहुत हाई एस्टीम में देखते थे, मतलब ये है उसको बहुत इज्जत के साथ या सम्मान के साथ में जो है आर्ट ऑफ पेंटिंग को देखा करते थे। ड्राइंग लाइकनेस ऑफ एनीथिंग वाज कॉल्ड तस्वीर, और तस्वीर यहाँ पे किस चीज़ को बोला जा रहा है, अगर कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान है, कोई जगह है, कोई सीन है, कि कोई भी चीज़ है, उसका अगर आपने जस का तस जो है अगर एक तस्वीर बना, अगर उसका जो है आपने डिस्क्रिप्शन बना दिया, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर आपने अपने हाथों से बना के तैयार कर दिया है, अब या तो आपने एग्जैक्टली उतने ही शेप का बनाया हो जितना वो चीज़ है या वो ऑब्जेक्ट है, या उससे बड़े शेप में बनाया हो या उससे छोटे शेप में बनाया हो, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है तस्वीर। मैनी, और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पेंटिंग्स। तो मैनी पेंटिंग्स वेर मास्टर पीसेज विच कुड बी कंपेयर्ड विद वंडरफुल वर्क्स ऑफ द यूरोपियन पेंटर्स। अब इसमें से कई सारी पेंटिंग्स मुगलों के टाइम पीरियड में जो बन रही थी वो अपने आप में मास्टर पीसेज थी, ये अपने हिस्टोरियंस ने भी माना है, जो उस वक्त की तस्वीरें वगैरह हैं उनको देखकर जो स्टडी वगैरह की गई उससे चीज़ निकल कर आई है। तो ये पॉइंट यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, और उसमें आगे ये भी लिखा जा सकता है कि मास्टर पीस थी, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब आपका गली मोहल्ले की मास्टर पीस थी, ये वर्ल्ड क्लास लेवल पर जो है अच्छी तस्वीरें बना रहे थे, अच्छी पेंटिंग्स वगैरह बना रहे थे आपके मुगल इंडिया में जो पेंटर्स वगैरह हुआ करते थे। और ये ऐसे अपन कह सकते हैं कि उस वक्त के जो यूरोपियन पेंटर्स थे जो दुनिया भर में माने हुए थे, यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो एकदम छाई हुई थी, आप उनकी पेंटिंग्स के साथ में मुगल टाइम पीरियड में जो आपके पेंटर्स थे उनको कंपेयर कर सकते हो। फिर आगे ही उन पेंटिंग्स वगैरह के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। द माइन्यूटनेस इन डिटेल, द जनरल फिनिश एंड द बोल्डनेस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑब्जर्व्ड इन द पिक्चर वेर इनकम्पैरेबल। अब इसमें एक बात यह भी है कि जब तस्वीर बनती थी तो एक तो यह है कि आप एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अगर किसी का चेहरा बनाना है तो नॉर्मल एक अच्छा पेंटर वो होगा जो हूबहू चेहरा बना दे। एक आदमी जो है वो चेहरा बना देगा जिसको देखकर लगेगा कि भाई ये जो है मिलता जुलता है, या फिर हाँ ये इंसान जैसा है, लगभग वैसा ही दिख रहा है। एक है जो
उस चेहरे की एक एक माइन्यूटनेस जो है उसको उतारेगा कि जहाँ पर तिल है, जहाँ पर जो निशान है उसको भी वो जस का तस बनाएगा। चेहरे पर अगर कहीं पे बाल आते हैं तो फिर उनको भी ड्रॉ करेगा, अगर कहीं पे चेहरे पे सल पड़ रहे हैं तो उनको भी ड्रॉ करेगा, एकदम एक एक जो फीचर है उन सारी चीज़ों को वो उतारेगा। तो मुगल पेंटिंग्स की खासियत ये थी कि इसमें इसकी जो तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं इसमें बहुत डिटेल में आपको माइन्यूटनेस के साथ में जो है एक एक चीज़ आपको डिटेल में देखने के लिए मिलती है जिस भी ऑब्जेक्ट को जो है पेंट किया जा रहा है। दूसरा, ओवरऑल जनरल फिनिश की बात की जाए तो अच्छा इस्तेमाल किया गया है कलर्स वगैरह को, और बड़ा बोल्डनेस के साथ में यानी कि चटक रंगों का जो है इस्तेमाल किया गया है। और जनरली ये जो 3-4 चीज़ें आपको लगभग हर तस्वीर में देखने को मिलती हैं, जो जो तस्वीरें आपका बना के तैयार की गई हैं, ये अपने आप में उस वक्त में इनकम्पैरेबल था। इस तरीके की तस्वीरें जनरली और जो हैं आपको देखने को नहीं मिल रही थी, और ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन वगैरह जो थे वो तस्वीर के बारे में अबुल फजल के हुआ करते थे। चलें, इनफैक्ट ये बाद में जो आपके हिस्टोरियंस ने भी कंपेयर किया तो उसमें भी ये चीज़ आपको देखने को मिली है। अब इसके बाद में विजुअल मटेरियल प्रेजेंटेड इन दिस करस्पॉन्ड्स टू द अबोव डिस्क्रिप्शन टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन द फॉलोइंग वेज। अब यहाँ पर हम लोगों ने किया क्या है, अबुल फजल का जो आपका थॉट प्रोसेस था या जो तस्वीर को लेकर उसका एडमायरेशन था या जो डिस्क्रिप्शन था उसके बारे में बात कर ली। अब इस चैप्टर में जो विजुअल मटेरियल मिला है और वो किस हद तक जो है करस्पॉन्ड करता है अबुल फजल के इस थॉट प्रोसेस के साथ में, उस पर बात करेंगे। तो उसी के लिए यहाँ पर एक हेडिंग बनाइए कि जो विजुअल मटेरियल प्रेजेंट किया गया है करस्पॉन्ड्स टू द अबोव डिस्क्रिप्शन टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन द फॉलोइंग वेज। अब अबुल फजल का जो डिस्क्रिप्शन हमने देखा उसके साथ काफी हद तक जो है करस्पॉन्ड करता है इस चैप्टर में मिला हुआ विजुअल मटेरियल, और इस तरीके से हम लोग इस बात को कह सकते हैं। फिर आप अपना पॉइंट बनाना शुरू करिए कि ये जो पिक्चर्स आपको देखने को मिली हैं, अलग अलग किताब जो फोटोग्राफ्स आपको देखने को मिली हैं, जैसे एक फोटोग्राफ है अब मुगल किताब खाना। अब इस पिक्चर में जो मुगल किताब खाना करके जो फोटोग्राफ है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से किताबें वगैरह अकबर की किताब या फिर मुगलों के टाइम पीरियड में किताब खाने में बना करती थी। एवरी वर्क रिलेटिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैज बीन शोन माइन्यूटली। अब किताब खाने का वैसे लिटरल मतलब लाइब्रेरी बनता है, बट यहाँ पर किताब खाना मुगलों के टाइम पीरियड में इस्तेमाल हो रहा था किताबें बनाने की जगह के तौर पर, जहाँ पर ये सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह तैयार की जा रही हैं। अब किताब खाने की तस्वीर इत्मीनान से देखेंगे तो समझ में आता है कि उसमें एक एक चीज़ जो किताब बनाने के लिए ज़रूरी होती है उसका जिक्र किया गया, उसका डिस्क्रिप्शन किया गया। ये नहीं है कि एक आदमी कुछ तस्वीर बना रहा है या कुछ एक किताब से दूसरी किताब में कुछ कॉपी कर रहा है और उसकी तस्वीर को आपने बोल दिया कि किताब खाना है, ऐसा नहीं हुआ। आपने क्या किया है, आपने अलग अलग जो हैं तस्वीरें वगैरह अलग अलग जो काम वगैरह हो रहा है, जो भी आपकी अलग अलग ज़रूरतें हैं इस पर्टिकुलर आपको किताब खाने में किताब बनाने के लिए उस टाइम पीरियड में, हर एक चीज़ को उस किताब खाने नाम की फोटोग्राफ में दिखाया गया है, माइन्यूटली शो किया गया, डिटेल के साथ में शो किया गया। अबुल फजल भी इन्हीं बातों के ऊपर फोकस करता था। दूसरा, इन अनदर पेंटिंग ऑफ अबुल हसन, जहांगीर हैज़ बीन शोन ड्रेस्ड इन रेस्प्लेंडेंट क्लोथ्स एंड ज्वेल्स होल्डिंग अप अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज फादर अकबर। एक और फोटोग्राफ शो की गई है जिसको अबुल हसन नाम के एक पेंटर ने बनाया था। उसमें जहांगीर जो है उसने बढ़िया क्लोथ्स वगैरह पहन रखे हैं, जो बादशाहों वाले कपड़े होते थे, खूब हीरे ज़ेवरात पहन रखे हैं, और हाथ में एक तस्वीर पकड़ के खड़ा हुआ है जो उसके पिताजी की है, और उसके पिताजी का नाम क्या था, अकबर। इसके बाद में तीसरी चीज जो दिखाई गई है, द एम्परर्स हैव बीन पोर्ट्रेड वेयरिंग हेलो। ये पर्टिकुलर चीज दिखाई गई है ताकि वो डिवाइन कनेक्शन जो है शो कर सकें, और इस चीज को यूरोपियन पेंटिंग्स वगैरह से कॉपी किया गया था। तो इसके बाद इन अनदर पेंटिंग, द आर्टिस्ट प्रयाग, जहांगीर इज प्रेजेंटिंग प्रिंस खुर्रम विथ अ टर्बन ज्वेल। एक और पेंटिंग है जिसको एक आर्टिस्ट ने बनाया था जिसका नाम था प्रयाग, और उसमें जहांगीर जो है वो आपके शहजादा खुर्रम को, जो बाद में जाकर शाहजहां बना, और उनको जो है एक टर्बन ज्वेल दे रहे हैं, यानी कि आपके साफे में लगाने के लिए जो आपका कुछ जेवरात वगैरह होते हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं। It is a scene from Badshah Nama. The artist has also used the motif of the lion and the cow peacefully nestling next to each other to signify a realm where both the strong and the weak could exist in harmony. तो इसके अलावा बादशाह नामा में एक फोटोग्राफ में आपको ये भी देखने को मिलता है कि बादशाह जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पर जनरली आपका जो मुगल साइंस वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें एक साइन दिखाया गया जिसमें एक गाय और एक शेर साथ में इत्मीनान से बैठे हुए हैं, जो एक इंडिकेशन है इस बात का कि मुगलों के टाइम पीरियड में या बादशाह के राज में आपका जो गरीब या फिर कमज़ोर आदमी है और जो मजबूत हैं वो दोनों के दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ हारमोनी में एग्जिस्ट करते हैं, और जो मजबूत है वो या फिर जो ताकतवर है वो गरीब का शोषण नहीं कर सकता। अगर करेगा तो राजा बैठा हुआ है,
वो फिर जो है उसको उसकी सज़ा देगा। इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन अ नाइश डायरेक्टली बिलो द एम्परर्स थ्रोन, और ये जो पर्टिकुलर फोटोग्राफ है जिसमें दिखाया गया है कि ये मोटिव वगैरह बनाया गया है, इसको बाकायदा आपके एम्परर के थ्रोन के नीचे की तरफ में बनाया गया है, इंडिकेट करने के लिए कि एम्परर जो है इस बात को इस पर्टिकुलर जो थॉट प्रोसेस है इसको बहुत हाई एस्टीम में रखता है, और यही जो है उसके राज करने या उसके न्याय करने का बेसिक प्रिंसिपल है। इसके अलावा और भी कई सारी पेंटिंग्स वगैरह हैं जिसमें जहांगीर जो है पावर्टी का फिगर जो है उसको शूट कर रहा है, इसको बनाया अबुल हसन ने है। शाहजहां जो है वो शहजादे औरंगजेब को, जिसका नाम जिसको कई बार मोइनुद्दीन भी बोला जाता है, शहजादा औरंगजेब जो है उसको आगरा में ऑनर कर रहा है, उसकी शादी वगैरह के पहले इसको प्रयाग नाम के एक पेंटर ने बनाया। दारा शिकोह की जो शादी हुई थी उसको भी जो है इस तरह से आपका बना के बताया गया। ये सारी की सारी जो पेंटिंग्स वगैरह हैं अबुल फजल ने जो आपका डिस्क्रिप्शन किया था उनके साथ में मैच करती हैं, और कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं कि पेंटिंग बनाना अपने आप में एक आर्ट की बात है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को ज़िंदगी देने के बराबर। और ये आपको ईश्वर के ज़्यादा करीब ले जाता है। इस तरीके के जो थॉट प्रोसेस आपको अबुल फजल और अकबर दोनों के देखने के लिए मिलते थे, इन सारी बातों के ऊपर ये पेंटिंग्स बड़ी खरी उतरती हैं। तो ये जो है अपने सवाल का जवाब बनकर तैयार होगा। अब इसमें जो चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है थोड़ा उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये वाली लाइन आपने हाईलाइट करनी है कि अबुल फजल जो है वो हाई एस्टीम में पेंटिंग्स वगैरह को देखा करता था। उसके बाद में ये वाली जो लाइन है इसको आपने हाईलाइट करना है कि जो माइन्यूटनेस डिटेल में हो, जनरल फिनिश हो और बोल्डनेस जो एग्जीक्यूशन में हो, इनको ये इनकम्पेरेबल थी मुगलों के टाइम पीरियड में, और ये बताता था कि ये सारी चीज़ें होना भी चाहिए। उसके बाद में जो आपकी अब अलग अलग एग्जांपल्स देने वाले हैं, आप उन पर्टिकुलर एग्जांपल्स वगैरह को आपने हाईलाइट करना है। मुग़ल किताब खाने को हाईलाइट करना है, अबुल हसन की जो पेंटिंग है उसको आपने हाईलाइट करना है, हेलो जो है इसको आपने हाईलाइट करना है। इसके बाद में नहीं, इसमें रहने दीजिए, मोटिव ऑफ लायन एंड काउ इसको आपने हाईलाइट करना है। इसके बाद में ये वाला, ये पर्टिकुलर जो आपकी पूरी लाइन है इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, बाकी हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। इतना अगर आप हाईलाइट करते हैं तो एक अच्छा जवाब जो है बनकर तैयार हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है व्हाट वेयर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द मुगल नोबिलिटी। सबसे पहले तो अपने को ये बताना है कि मुगलों के टाइम पीरियड में जो नोबिलिटी हुआ करती थी, मतलब जो आपकी अपर क्लास हुआ करती थी, जो बादशाह के आपके क्लोज हुआ करते थे, जिनके साथ में मिलकर वो पूरा शासन या अंपायर चलाया करते थे, अमीर उमराव हुआ करते थे, इन लोगों के अपने डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या हैं, पहली चीज़ तो आपको ये बतानी है। दूसरा, हाउ वॉज द रिलेशनशिप विद एम्परर शेप्ड। दूसरा आपने को ये बताना है कि जो अमीर उमराव है, ये जो नोबिलिटी है, इनके जो रिश्ते नाते हैं, इनका जो रिलेशनशिप है, इनके जो संबंध हैं बादशाह के साथ में, वो किस तरह से बनते थे और किन बातों के ऊपर निर्धारित होते थे, या फिर अगर संबंध हैं तो वो किन बातों पर निर्धारित होते थे, किस दिशा में जाएंगे या किस दशा में हैं, ये किन बातों के ऊपर निर्धारित होते थे, सारी बातें अपने को बतानी है। सवाल का जवाब हम लोग इस तरह से देना शुरू करेंगे। पहले तो मुगल नोबिलिटी के फीचर्स वगैरह बताते हैं। रिक्रूटमेंट रैंक ऑफ नोबिलिटी एंड रिलेशनशिप विद द एम्परर, इसके नाम से हम लोगों ने एक हेडिंग बनाई और लिखना शुरू किया कि द मुगल क्रॉनिकल्स स्पेशली द अकबरनामा हैव bequeathed a vision of empire in which agency rests almost solely with the emperor while the rest of the kingdom has been portrayed as following his orders। यानी कि मुगल क्रॉनिकल्स जो है उसमें हालांकि खास तौर पे अकबरनामा में आपको इस तरह से दिखाया गया है कि पूरा का पूरा जो आपका शासन है, पूरा का पूरा जो अंपायर है, उसका भार जो है बादशाह के कंधों पर है, और बादशाह ही जो है सारा का सारा अंपायर चला रहा है, उसी के हुक्मों से और उसी के ऑर्डर्स वगैरह से पूरा का पूरा अंपायर चलता है, और बाकी सब लोग जो है वो सिर्फ उसके ऑर्डर फॉलो करते हैं। ऐसा मुगल क्रॉनिकल्स में आपको देखने को मिलता है। मगर इफ वी लुक मोर क्लोजली एट द अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑफ द हिस्ट्रीज प्रोवाइड अस अबाउट द apparatus of the Mughal state, we may be able to understand the way in which the imperial organization was dependent on several different institutions। हालांकि अब आपको प्रोजेक्ट इस तरह से किया गया है कि सारा भार जो है दुनिया का वो बादशाह ही उठा के बैठा है, मगर जब इत्मीनान से आप मुगलों के टाइम पीरियड की जो इतिहास को पढ़ते हो, उसमें जो इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती हैं, तब आपने को पता चलता है कि कई सारे तरीके से पूरे के पूरे और आपका जो अंपायर है उसकी जो अलग अलग आपकी शाही ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, राजा की या फिर आपके बादशाह की जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, जो इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, वो कई सारे आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करते थे इफेक्टिवली अपने आप को फंक्शन करने के लिए, इफेक्टिवली अपने आप को रन करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो इसमें हुआ
हुआ करता था वो हुआ करता था मुगल स्टेट में नोबिलिटी का। नोबिलिटी एक तरीके से आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि आज का जैसे आपका आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जैसे आज की तारीख में प्रशासन में हर जगह घुसी हुई है और इन लोगों के बिना काम नहीं चलता। बाबू लोग जो हैं, एक तो ये कई लोग अब इनको ये भी कहते हैं कि इनके चलते जो है सरकार बहुत धीरे धीरे काम करती है, काम करने की जगह काम लटकाते हैं। कई लोग इस तरीके का परसेप्शन भी बनाते हैं, मगर ये पूरी तरह से सच नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए ऐसा है कि अगर एक पर्टिकुलर काम करने के लिए एक सर्विस को बनाया गया है और वो इतनी ज़्यादा प्रतिष्ठित है, इतनी इंपॉर्टेंट है, तो ये नहीं हो सकता ना कि वो पूरे वक्त में सिर्फ आपके काम लटकाए। तो ये खैर गलत परसेप्शन उनके साथ में जोड़ा गया। कुछ आपके ब्लैक शीप्स होंगे, मगर ओवरऑल ये सर्विस ये बहुत रेलेवेंट या इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये हर जगह घुसे हुए हैं। लगभग आपको हर एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन में आईएएस मिल जाएगा और उसके बिना काम नहीं चलता। तो जिस तरह से आज की तारीख में आईएएस हुआ करता है, उसी तरीके से उस टाइम पीरियड में आपका मुगल नोबिलिटी हुआ करती थी। इनके बिना जो है आप अंपायर नहीं चला सकते थे। तो नोबिलिटी जो है, इसका रिक्रूटमेंट कैसे होता था? The nobility was recruited from diverse ethnic and religious groups, which ensured that no fraction was large enough टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। तो अब ये जो नोबिलिटी है, इस नोबिलिटी में जो आपके बड़े बड़े आपके जो पावरफुल ऑफिसर्स वगैरह आएंगे, इनको रिक्रूट कैसे किया जाता था? अलग अलग आपके एथनिक और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस ग्रुप्स वगैरह से जो है इनको लिया जाता था। एथनिसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई पहाड़ी हो गया, कोई आपका बंगाली हो गया, कोई आपका साउथ इंडियन हो गया, या साउथ में कोई मद्रासी हो गया, कोई या फिर तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, इस तरीके से कोई मलयाली हो गया, कोई कन्नड़ी हो गया, कोई गुजराती हो गया। अब ये जिस क्षेत्र से आप आते हो, एक सर्टेन तरीका का कस्टम कल्चर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपकी एथनिसिटी होती है। इसी तरह से एक सर्टेन रिलीजन को आप मानते हो तो वो आपकी वो आपका रिलीजियस ग्रुप हो जाता है। तो आपकी जो नोबिलिटी है, इसका रिक्रूटमेंट कई सारे आपके डाइवर्स एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स वगैरह से किया जा रहा था, और ये इंश्योर किया जाता था कि कोई भी एक ग्रुप के इतने ज्यादा लोग जो है वो इकट्ठे ना हो जाए कि वो सब मिलकर जो है फिर बादशाह या फिर आपके स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज कर दें या उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। तो एक पर्टिकुलर नोबिलिटी ग्रुप से अगर कुछ लोगों को लिया गया, उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमेशा दूसरे जो ग्रुप से हैं लोगों को लिया जाता था, और इस तरीके से नोबिलिटी में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती थी। तो ये पॉइंट जो है आप हाईलाइट करके लिख सकते हैं कि मुगल नोबिलिटी जो है वो एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर कट आपको शो करती है, वो है डाइवर्सिटी, रिलीजियस बेसिस पर भी और एथनिक बेसिस पर भी, और काउंटर बैलेंस करती हुई डाइवर्सिटी एक दूसरे को। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चौथा, ये पॉइंट के बाद में अगला आता है, द ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ द मुगल्स वाज डिस्क्राइब्ड एज अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स, गुलदस्ता हेल्ड टुगेदर बाय लॉयल्टी टू द एम्परर। कई बार जो आपके ऑफिसर कॉर्प्स हैं या फिर जो आपकी नोबिलिटी है, इसको इस तरह से बताया गया है कि एक गुलदस्ते की तरह है, और इन सबको एक चीज, जो अलग अलग फूल हैं या फिर एक गुलदस्ते में लगे हुए अलग अलग फूल हैं, और इन सबको एक साथ जो एक चीज मानती है वो है बादशाह के प्रति इनकी लॉयल्टी। अकबर की इंपीरियल सर्विस में तुरानी और ईरानी नोबल्स जो हैं वो सबसे पहले वक्त से आए थे, जब उसने अपना जो अंपायर वगैरह है बनाना शुरू किया था, या उनके जो बाप दादाओं ने या फिर इनके जो आपके एंसेस्टर्स ने, बाबर ने और उसके बाद हुमायूं ने जब इसको बनाना शुरू किया था अंपायर को, तब से जो है ईरानी और तुरानी नोबल्स इनकी इंपीरियल सर्विस में हुआ करते थे। और बाद में जब फिर अकबर बादशाह बना तब उसकी भी इंपीरियल सर्विस में इन लोगों को रखा गया। उसके बाद में जैसे जैसे आपका बढ़ता गया, जैसे जैसे अंपायर बढ़ता गया, तो फिर दूसरे ग्रुप्स वगैरह को भी जो इसमें शामिल किया गया था। इस तरीके से नोबिलिटी में आपको काफी ज्यादा वेरिएशंस वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। The holders of government offices was given the ranks mansabs comprising two numerical designations, Zaat, which was an indicator of position in the imperial hierarchy, and the salary of the official mansabdar, and the sawar, which indicated the number of horsemen he was required to maintain in his service। तो अब आपका जो भी नोबल वगैरह जो है, जिसको गवर्नमेंट सर्विस में लिया जाता था या जो गवर्नमेंट ऑफिसेस को होल्ड करता था, उसको जो उसकी जो रैंक है, अब कैसे पता चलेगा कि उसकी नोबिलिटी में उसका क्या लेवल है या फिर क्या रैंक है? तो उसका तरीका होता था दो चीजों से। उसको उसकी जात बताई जाती थी। जात के दो मतलब होते थे। जात का मतलब होता था एक तो ये कि आपका इंपीरियल हायरार्की में क्या पोजीशन है, आप इंपीरियल हायरार्की में क्या पोजीशन रखते हैं, पहली चीज। दूसरा ये कि आपकी सैलरी जो है वो कितनी है, या फिर आप कितने के मनसबदार हैं। यानी कि लेट से आपकी बोल दी कि जात 500 है, तो बेसिकली 500 जो है, 500 कितना जिन लोगों को सैलरी मिलती है, उसके बेसिस पे आपकी पोजीशन डिफाइन कर देगी कि 500 रुपए के अनुसार जो आपसे 500 से कम मिलती है जिनको सैलरी, उनकी अपेक्षा आप बड़े मनसबदार हो, जिनको 500 से ज्यादा मिलती है उनकी अपेक्षा आप कम छोटे मनसबदार हो, इस तरीके से। दूसरा जो एक चीज जिसकी मदद से किसी पर्टिकुलर नोबल को या किसी ऑफिशियल को जो है पता चलता था उसकी क्या हैसियत है, वो है उसको एक नंबर डेजिग्नेट किया जाता था सवार का। सवार का मतलब होता था कि इतने जो हॉर्समैन है, इतने घोड़े, अच्छे बढ़िया जंगी घोड़े और उनके ऊपर सवार जो उनको राइड कर सके, ये जो आपकी
इतने जो सवार हैं घोड़े और उनके राइडर्स, इतने आपको मेंटेन करने हैं। लेट्स से आपसे बोल दिया 50 सवार, तो 500 की ज़ात और 50 सवार, तो 500 की ज़ात का मतलब इतनी सैलरी मिलेगी, और 50 सवार का मतलब इतने घोड़े और इतने उनको राइड करने वाले राइडर्स आपको मेंटेन करना पड़ेंगे, जिनकी ज़रूरत अगर कभी बादशाह को लगती है सर्विस में तो फिर वो उनको बुलाएगा जंग वगैरह में भेजने के लिए। तो ये दो पर्टिकुलर चीज़ों के बेसिस पे आपके नोबल्स जो हैं उनकी रैंक वगैरह डिसाइड होती थी। अकबर हु डिजाइन द मनसब सिस्टम, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है मनसबदारी का सिस्टम कहलाता था। ये पूरा का पूरा सिस्टम अकबर ने डिजाइन किया था। एंड ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड स्पिरिचुअल रिलेशन विद अ सीक्रेट बैंड ऑफ हिज नोबिलिटी, विद अ सिलेक्ट बैंड ऑफ हिज नोबिलिटी बाय ट्रीटिंग देम एज हिज डिसाइपल्स। तो एक तो ये है कि अकबर ने पूरा का पूरा आपका सिस्टम डिफाइन किया जिसमें लॉयल्टी और बाकी सारी चीजें जो है मैटर करती हैं। दूसरी चीज जो अकबर ने करी थी वो ये की थी कि उसने जो है कुछ आपके सिलेक्टेड जो सबसे हाई नोबल्स हैं, जो सबसे पावरफुल नोबल्स हैं, उनको उसने अपना डिसाइपल बना लिया, अपना मुरीद बना लिया, और उनके साथ में एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी जो है ऐड किया था, उनके साथ में धार्मिक और इस तरीके की वो बातें भी करता था ताकि वो उनको अपने इन्फ्लुएंस में रख सके। For members of the nobility, imperial service was a way to acquiring power, wealth, and the highest possible reputation. A person wishing to join the service petitioned through a noble who presented a तजवीज़ to the emperor. अब कोई व्यक्ति जो नोबिलिटी में आना चाहता था, या फिर कोई नोबिलिटी का व्यक्ति अगर वो इंपीरियल सर्विस में आना चाहता था, उसके लिए ये बेसिकली एक जरिया होता था जिसके तहत वो पावर एक्वायर कर सकता था, वो वेल्थ एक्वायर कर सकता था, और हाईएस्ट पॉसिबल रेपुटेशन जो है वो एक्वायर कर सकता था। एक चीज, इसके अलावा जो भी व्यक्ति आपका सर्विस में आना चाहता था तो वो एम्परर तक जो है अपनी एक किसी दूसरे नोबल की मदद से वो अपनी एक सिफारिश पहुंचाता था जिसको बोला जाता था तजवीज़। और उसके बाद में उसको अगर उसकी जो शिकायत, उसकी जो आपकी सिफारिश है, उसकी जो एप्लीकेशन है, अगर वो सुटेबल पाई जाती थी, अगर एप्लीकेंट ऐसा पाया जाता था कि ठीक है थोड़ा सा, हाँ इसको आप बना सकते हो मनसबदार वगैरह, इसको नोबिलिटी में शामिल कर सकते हो, तो फिर उसको एक मनसब ग्रांट कर दी जाती थी। जो आपका मीर बख्शी हुआ करता था, या उस वक्त का जो पे मास्टर जनरल हुआ करता था, ओपन कोर्ट में वो इसकी घोषणा करता था, और जितने भी कैंडिडेट्स वगैरह थे जिनको आपने मनसब दी है या जिनको मनसबदार बनाया है, नोबिलिटी में शामिल किया है, उनको वो अपॉइंटमेंट या फिर प्रमोशन के लेटर दे देता था। क्योंकि एक तो यह है कि आपने किसी को मनसबदारी में शामिल किया है, दूसरा यह है कि किसी की मनसबदारी जो पहले से मनसबदारी में शामिल है उसको बढ़ा दिया है। इधर वे आप करते ये हो कि प्रमोशन वगैरह जो है उसको दे दिया करते थे, उसकी मनसबदारी बढ़ा दिया करते थे। While his office prepared orders bearing his seal and signature as well as those of the emperor. अब ये जो आपने पूरा आपका ऑर्डर है जिसमें या तो ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि फलाने फलाने व्यक्ति को मनसबदारी में शामिल कर लिया गया है, या फिर फलाने फलाने व्यक्ति की मनसबदारी बढ़ा दी गई है, उसके ऊपर ये जो आपका ये रॉयल ऑर्डर है जिसको ओपन कोर्ट में पढ़ा जा रहा है, इसके ऊपर आपका जो मीर बख्शी होता था पे मास्टर जनरल, उसके भी साइन होते थे, और साथ ही साथ इसके ऊपर साइन होते थे आपके बादशाह के, और दोनों की सील वगैरह भी लगी रहती थी। इसके अलावा दीवाने आई और आपका सदर उल सुदूर और ये भी और मदद ए माश, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं आपके मिनिस्टर्स हुआ करते थे, ये भी आपकी नोबिलिटी का पार्ट हुआ करते थे, और ये लोग भी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया करते। तो इस तरीके से जो है वो आपकी नोबिलिटी वगैरह बनी थी। अभी जो तीन आपके पर्टिकुलर मिनिस्टर्स हैं जो शायद जो फाइनेंस संभाल रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें संभाल रहे हैं, ये लोग कभी कभार साथ में भी आते थे, और एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पर अगर बादशाह को कोई सलाह देनी है, मगर बाकी तौर पर अगर देखा जाए तो तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे और इंडिपेंडेंटली काम किया करते थे। इस तरीके से जो है ये कि जवाब अपना बनकर तैयार होगा। अब इसमें और भी एक दो पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं उन्हें। अकबर जो है इनको जब ये एडवाइस वगैरह करने के लिए एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पर ये लोग मिलते थे, ये जो आपके तीन सीनियर ऑफिसर्स वगैरह हैं, जब अकबर को ये एडवाइस देने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे, तो ये लोग साथ में बैठकर प्रशासन, आपका जो शासन चल रहा है, अंपायर चल रहा है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव, फिस्कल और मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो हैं उनके बारे में फैसले लिया करते थे। इसके अलावा कई सारे नोबल्स वगैरह जो हैं उनको आप स्टेशन किया करते थे मुगल कोर्ट में, इसको तैनाते रखा बोला जाता था। ये रिजर्व फोर्सेस के तौर पर आपका जो है स्टेशन किए जाते थे कि अगर कहीं पे कोई जंग वगैरह लग गई तो उनको भेजा जाता था, या फिर उनके कमांड में फोर्सेस भेजी जाती थी, या फिर अगर एकदम से कहीं पर अगर आपको किसी प्रोविंस में किसी को पोस्टिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए भी जो है इनका फिर इस्तेमाल वगैरह किया जाता था। इनको एट द सेम टाइम जो है वहां पे डिप्यूट कर दिया जाता था। इसके अलावा नोबल्स जो हैं वो ड्यूटी बाउंड थे टू अपीयर ट्वाइस अ डे टू एक्सप्रेस सबमिशन देयर टू द एम्परर। अब इसके अलावा जब तक ये लोग आपके वहां पे रहा करते थे, ये नोबल्स वगैरह, जब तक ये आपका मुगल कोर्ट में स्टेशन रहते थे, तब तक इनको दिन में 2 बार
जाके आपका बादशाह को अपनी शक्ल दिखानी होती थी और वहाँ पे लॉयल्टी की कस्में उसमें खानी होती थी। और इसी तरीके से इसके अलावा ये साथ ही साथ एम्परर और उसके हाउस होल्ड वगैरह की जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी भी राउंड द क्लॉक 24/7 इनके हाथ में हुआ करती थी। इस तरीके से जो है ये नोबिलिटी पूरा अपना काम किया करती थी। ये पूरा जो है अपना सारा जो भी इनका जो पूरा का पूरा जो रिलेशनशिप है इस तरीके से शेप आउट होता था। अब ये जो जवाब है इसमें जो जो बातें अपने को हाईलाइट करनी है देख लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ अपने को हाईलाइट करनी है वो है ये वाला पॉइंट की जो नोबिलिटी है उसको डाइवर्स फ्रैक्शंस वगैरह से जो एथनिक और रिलीजियस ग्रुप से आती थी उनसे लिया जाता था, ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि कोई भी एक फ्रैक्शन जो है वो इतना बड़ा ना हो जाए कि वो दूसरे की अथॉरिटी को चैलेंज करने लगे। पहला पॉइंट तो ये बनता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट जो बनता है वो ये वाला है, आप इसमें ज़ात और मनसब जिसमें ज़ात आती है और जिसमें सवार आता है इसको जो है आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद में ये वाला मुरीद वाला जो पॉइंट है आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तजवीज़ जो है इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। मीर बख्शी जो है इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद में दीवाने आई, सद्र सुदूर और मदद माश इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तैनात रखब इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरीके से कि जवाब जो है बनकर अपना तैयार हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें हमसे बोला गया आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ मुगल आइडियल ऑफ किंगशिप। तो अब अपने को वो सारे एलिमेंट्स वगैरह बताने हैं जो मुगल्स का एक किंगशिप का आइडिया था, राज करने का जो अधिकार है, इसको लेकर उनके जो थॉट प्रोसेस वगैरह थे, उस पर्टिकुलर आइडिया के क्रिस्टलाइजेशन में कौन कौन से विचार जो हैं या कौन कौन से लॉजिक या कौन कौन सी थ्योरीज डली हुई थी उसके बारे में अपने को बातचीत करनी है। वो सारे एलिमेंट्स जो मुगलों का राज करने का जो आइडिया है उसको डिफाइन करता है बेसिकली, वो चीज़ अब अपने को यहाँ पे बतानी है। चले देखते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अकबर्स कोर्ट पोएट अबुल फजल, मुगल किंगशिप as the highest station in the hierarchy of object receiving light emanating from God. According to this idea, there was a hierarchy in which the divine light was transmitted to the king, Mughal emperor, who then became the source of spiritual guidance for his subjects. मतलब ये कि अबुल फजल के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, जो अकबर का कोर्ट पोएट था उसके अनुसार अगर आप चलोगे तो मुगल किंगशिप जो है वो हाईएस्ट स्टेशन था उस हायरार्की में जिसके ऊपर वो रोशनी पड़ती थी जो ईश्वर से निकल रही है। अब ये बड़ा अजीब सा ये इलॉजिकल सी बात लगती है सुनने में, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए बात ये थी, इनके इस आइडिया में ये माना गया था कि एक पूरी की पूरी दुनिया में एक पूरी की पूरी हायरार्की है जिसमें सबसे पहले कोई एक व्यक्ति बैठा, उसके नीचे कोई, उसके नीचे कोई, इस तरीके से जिनके ऊपर ईश्वर से निकलने वाली रोशनी जो है सीक्वेंस में पड़ती है या एक हायरार्की में पड़ती है। सबसे पहले ईश्वर से अगर रोशनी निकली तो इसके ऊपर पड़ेगी, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, इस तरीके से। तो इनका मानना यह था कि ये जो रोशनी आपका ईश्वर से निकल रही है, इसके जिसके लिए बड़ा अच्छा नाम इस्तेमाल किया जाता था फर-ए-इज़ादी, ये जो फर-ए-इज़ादी है, मुगल्स जो है उस हायरार्की में सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे बैठे हुए हैं जिसके ऊपर ये रोशनी पड़ती है। और उसके बाद में ये जो रोशनी है मुगलों से होते हुए यानी कि राजा से होते हुए उनके फैसलों के कारण उनकी जो उनके सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, उनकी जो प्रजा है उन तक पहुंचती है। इस तरीके से आपका बादशाह जो है अपने राज के थ्रू अपनी प्रजा तक ईश्वर की रोशनी पहुंचा रहा है या ईश्वर का आशीर्वाद या जो भी आप इसको डिफाइन करना चाहें पहुंचा रहा है। इस तरीके से इन लोगों ने इस बात को लिखा था। आगे मुगल क्रॉनिकल्स प्रेजेंट द एम्पायर एज कंप्राइजिंग मेनी डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज, Hindus, Jains, Zoroastrians, and Muslims. As the source of all peace and stability, the emperor stood above all religious and ethnic groups, mediated among them, and ensured that justice and peace prevailed. अब मुगल क्रॉनिकल्स को पढ़ें तो समझ में आता है कि ये अंपायर अपने आप को मानता था कि एक ऐसा अंपायर है जिसमें कई सारे अलग अलग रिलीजन्स को मानने वाले लोग रहते हैं। प्रोमिनेंटली आपके हिंदू, जैन, ज़ोरास्ट्रियन और मुस्लिम्स वगैरह मुस्लिम कम्युनिटीज इसमें शामिल हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और यहूदी भी हैं, मगर वो बहुत कम मात्रा में। अब इस बात को इंश्योर करने के लिए कि इनके बीच में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति बनी रहे, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो है, स्टेबिलिटी जो है प्रिवेल करे, तो उसको ध्यान में रखने के लिए ज़रूरी है कि धार्मिक और एथनिक ग्रुप्स के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, और अगर होता है तो फिर उसको मीडिएट करा के शांत करा दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें करने की जिम्मेदारी जो है जिसके ऊपर आती थी वो आपका, जिस आदमी के ऊपर आती थी वो आपका बादशाह है, और वो ये इंश्योर करता था कि सबसे पहली चीज़ तो जो न्याय है, जस्टिस है, और पीस जो है वो प्रिवेल करे, ये दोनों चीज़ें जो हैं प्रिवेल करें इन कम्युनिटीज़ वगैरह के बीच में।
उसके बाद अबुल फजल ने एक और चीज डिस्क्राइब करी है जो मुगलों के पूरे किंगशिप के आइडिया का कॉर्नरस्टोन हुआ करती थी, या फिर उनका जो पूरा का पूरा एनलाइटेंड रूल चल रहा है उसका कॉर्नरस्टोन हुआ करती थी, और उसको बोलते हैं सूले कुल। सूले कुल का मतलब होता है एब्सोल्यूट पीस। और ये जो है अकबर के टाइम पीरियड में या मुगलों के टाइम पीरियड में जो आपका एनलाइटेंड रूल चल रहा था उसका कॉर्नरस्टोन हुआ करता था। सूले कुल जो है इसमें यह बोला गया है कि जो भी आपके रिलीजन्स हैं या फिर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इनके पास में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मगर इसकी शर्त यह है कि वो कभी भी बादशाह की जो अथॉरिटी है उसको अंडरमाइन ना करें, ना स्टेट्स के ना आपस में जो है लड़ाई झगड़ा करें। मतलब ये नहीं करना है कि आप बादशाह को जो है नीचा दिखाने लगो या छोटा दिखाने लगो, पहली चीज़ तो ये, और उसके खिलाफ खड़े होने लगो। एक तो ये नहीं करना है, दूसरा ये कि आपने को आपस में जो है लड़ाई झगड़े ना करना है। इसके अलावा जो करना है करो। ये पर्टिकुलर जो है बात अपने को ध्यान में रखनी है कि जो भी रिलीजन्स और स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इनके पास में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जैसे आप रहना चाहते हो, जो आप बोलना चाहते हो करो, मगर शर्त सिर्फ इतनी सी है कि किसी भी तरीके से बादशाह के रूल या अथॉरिटी को आपने अंडरमाइन नहीं करना और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इसके अलावा द आइडिया ऑफ सूले कुल वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसीज। द नोबिलिटी अंडर द मुगल वॉज अ composite, one comprising Iranis, Turanis, Afghans, Rajputs, Kazanis, etc., all of whom were given position and awards purely on the basis of their service and loyalty to the king। अब ये जो सूले कुल का ऑब्जेक्टिव है कि सबके बीच में पीस और आपका बराबरी रहेगी और एकदम न्याय वगैरह रहेगा, ये आपको मुगल नोबिलिटी में भी देखने को मिलता है कि कभी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या किसी एक एथनिसिटी को जो है आपने शह नहीं दी, आपने सबको जो है बराबरी से ट्रीट किया है। और सारे के सारे आपके जो नोबिलिटी में आपके अलग अलग तरीके के एथनिसिटी के लोग हैं, इनमें से किसी को भी अगर कोई पोजीशन या कोई अथॉरिटी या प्रेस्टीज दी जा रही है, वो दी जा रही है उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उसकी लॉयल्टी के बेसिस पे, ना कि उसके रिलीजन या एथनिसिटी के बेसिस पे। तो किसी तरीके का कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं होता था। इसके अलावा अकबर ने आपका जो तीर्थ यात्रा के ऊपर कर लगाना शुरू किया था, जो इन्वेडर्स आए थे और उन्होंने फिर यहाँ पर जो शासन स्थापित किया, और अल्टीमेटली उसके बाद में उन्होंने यहाँ की जो जनता के ऊपर जो आपके गलत तरीके के टैक्स लगाए थे, जैसे आप अपनी तीर्थ यात्राओं पर जा रहे हो तो उसके टैक्स वगैरह लेना शुरू कर दिए थे, और दूसरा जाजिया लगाया था। ये सारे के सारे जो आपके जो कह सकते हैं गलत टैक्सेस वगैरह थे 1564 में अकबर ने जो है इनको हटाया था, इनको एबॉलिश किया था। इसकी वजह ये थी कि ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गलत टैक्सेस थे, ये नहीं लगने चाहिए थे, तो ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड टैक्सेस वगैरह थे, अकबर ने इनको भी एबॉलिश कर दिया। और इसके अलावा आपके जितने भी ऑफिसर्स वगैरह थे सबको ये इंस्ट्रक्शन वगैरह भी दिए गए कि ये जो सूले कुल का कंसेप्ट है, एब्सोल्यूट पीस और ये सारी चीजें, इसको आपने फॉलो करना है। बिसाइड दिस अकबर ने और इसके अलावा जो भी दूसरे आपके मुगल एम्परर्स उसके बाद में रहे हैं, उन्होंने आपके कई सारे बिल्डिंग्स और आपका जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स वगैरह, इनके मेंटेनेंस वगैरह का जो है के लिए ग्रांट्स वगैरह भी दिए हैं। हालांकि अब इसके बाद में औरंगजेब का जब टाइम पीरियड आया था, अकबर के बाद में फिर जो है उनका बेटा आया, और उसके बाद में फिर शाहजहां आए, शाहजहां के बाद में फिर जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने फिर से जो है जाजिया लगा दिया था। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां ने ठीक ठाक तरीके से एम्पायर चलाया। उसके बाद में औरंगजेब ने आके फिर से जो है जाजिया लगा दिया नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स के ऊपर। फिर उसने वो कह सकते हैं अन्याय शुरू कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, और नतीजा ये हुआ कि फिर औरंगजेब के खिलाफ रिवोल्ट हुई और यहाँ से मुगल्स जो हैं उनके बुरे दिन भी शुरू हो गए। अब यूं कह सकते हैं अंपायर के खिलाफ जो है लोग फिर उठ खड़े हुए। अबुल फजल ने अब इनफैक्ट यहाँ पर जो आपकी सोवर्जिनिटी का कंसेप्ट है इसको डिफाइन किया है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर। उसने ये बोला है कि आपका जो बादशाह है बेसिकली अपने अंपायर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको ये चार बातों की गारंटी देता है। सबसे पहली तो ये कि वो उनकी जिंदगी की यानी कि लाइफ की यानी कि जान की, प्रॉपर्टी की यानी कि माल की, ऑनर यानी कि नमूस की, और फेथ यानी कि दीन की जो है रक्षा करेगा। और बदले में जो है वो उनसे दो चीजें मांगता है। एक तो उसके प्रति लॉयल्टी रखो, ओबीडियंस रखो, और जो शेयर ऑफ रिसोर्स है यानी कि जो टैक्स वगैरह है वो आप पे करते रहो। अब सोवरेन जो है, ओनली सोवरेन्स वर थॉट टू बी एबल टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट विद पावर एंड डिवाइन गाइडेंस। अब ये जो है इस तरीके से आपको पूरा का पूरी व्यवस्था वगैरह जो है लेकर चलनी है, इस तरीके से आपको पूरा अपना कारोबार वगैरह चलाना है। तो ये कुछ आपके एलिमेंट्स वगैरह हैं जो मुगल आइडिया किंगशिप का हुआ करता था, उसमें आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसमें जो बातें आपने हाईलाइट करनी है, तो ये फर्रे-ए-आज़ादी आपने हाईलाइट कर देना है पहली चीज। इसके बाद इसमें सूले कुल का जो कंसेप्ट है इसको आपने हाईलाइट कर देना है। सूले कुल में आप सूले कुल का कंसेप्ट जो है उसको हाईलाइट कर देना है। उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है इसको आपने हाईलाइट कर देना है। ये वाला पॉइंट जो है इसको आपने हाईलाइट कर देना है।
ये जो आपका सोशल, ये वाला जो पॉइंट है इसको भी जो है अच्छे से हाईलाइट कर देना है। ये वाला पॉइंट आपका अच्छे से हाईलाइट कर देना है कि आपका सोवर्जिनिटी जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होती है और इसमें इन चार बातों को आप चार बातों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे रहे हो। आपका जान हो गया, माल हो गया, नमूस हो गया, दीन हो गया, इसको हाईलाइट कर देना है और बदले में ओबीडियंस और शेयर ऑफ रिसोर्सेज मांगा गया है। इस तरीके से एक अच्छा जवाब जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें अब इन्होंने अपने से बोला है ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड प्लॉट द एरियाज विथ विच द मुगल्स हैड पॉलिटिकल एंड कल्चरल रिलेशंस। अब ये एक मैप आपको दिया हुआ है वर्ल्ड का, इसके ऊपर अपने को उन एरियाज को प्लॉट करना है जिसके साथ में मुगल्स के पॉलिटिकल और कल्चरल रिलेशनशिप्स थे। ठीक है जी, तो उन इलाकों को जिनके साथ में मुगलों के पॉलिटिकल और कल्चरल रिलेशनशिप्स वगैरह रहे उनको अपने को पॉइंट आउट करना है। पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप तो कई लोगों के साथ में रहे, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो इलाका है आज की तारीख में टर्की वगैरह का, ऑटोमन एम्पायर वगैरह की सीट हुआ करती थी, इसके साथ में आपके रिलेशनशिप्स हुआ करते थे। ईरान जो है इसके साथ में आपका ईरान जो है यहाँ पे इसके साथ में रिलेशनशिप हुआ करते थे। ईरान के साथ में इन लोगों के अच्छे रिलेशनशिप्स वगैरह रहे हैं। इसके अलावा यमन का इलाका हो गया, इसके साथ में अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। चाइना के साथ में इन लोगों के कमर्शियल रिलेशनशिप्स वगैरह ठीक ठाक रहे हैं। और इसके अलावा सेंट्रल एशियन रिलेशनशिप आपकी जो रिपब्लिक्स हुआ करती थी इनके साथ में इनके रिलेशनशिप्स वगैरह रहे हैं। तो इस तरीके से इन लोगों के पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स और आपके इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स मेजर इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस तरीके से जो है ये भी अपना होके ख़त्म हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में अपन लोगों ने किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का जो अपना चैप्टर है उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को कर हमने पूरा कर दिया है। नेक्स्ट जो अपना सेशन रहेगा उसमें इसके आगे के जो हमारे चैप्टर्स वगैरह हैं उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वगैरह को हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। ख़त्म करने के पहले आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जैसे सेशन की शुरुआत में कहा था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये सारा का सारा कंटेंट आप देख कैसे सकते हैं, एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन होगा। इसके बेसिकली 3 तरीके हैं। एक तो आप इसको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, दूसरा आप इसको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और तीसरा आप इसको मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर वहाँ पर भी देख सकते हैं। अब ये कंटेंट आपके मोबाइल फ़ोन पर भी चल जाएगा, ये आपके टैबलेट पर भी चल जाएगा और ये आपके पीसी पर भी चल जाएगा। जिस पर भी आप इसे देखना चाहते हैं उस पर आप इसे एक्सेस कर लें। यहाँ पर ये सारा जो क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ओलंपियाड, एनटीएससी, सब की तैयारी आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। इन वीडियोस को देखने के अलावा अब ये भी बात हम समझते हैं कि वीडियो 2 बार 3 बार देखा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं देखा जा सकता। खासतौर पे जब आपको रिवीजन करना हो तब आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये नोट्स आपको बुक्स के फॉर्म में और ई बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल करवाए जाते हैं। ये भी आपको जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। इनके भी लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आप हार्ड कॉपी बुक लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना चाहते हैं तो वो बुक्स भी आपके अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से जाकर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और बात है, अगर कोई और डाउट है, कोई और शक है, कोई शुबा है, कोई शिकायत है, आप कुछ और बताना चाहते हैं तो वो भी आपके वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे हम मौजूद हैं। इन पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आप हमसे इन बातों को शेयर कर सकते हैं और हम आपको इनका जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे। सो जितना हो सके इस पर्टिकुलर वेंचर से फ़ायदा उठाइए, जितना हो सके इससे अपने आप को इम्प्रूव करिए, जितना हो सके इससे अपने एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस जो है उसको इन्हांस करिए। एंड सबसे ज़रूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आती है, जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू, जय हिंद।